डिस्क्लेमर। स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी कल्पना, रहस्य और मायालोक का संगम है। ये कथाएं केवल मनोरंजन और रचनात्मकता के लिए रची गई हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध मात्र संयोग है। हमारा उद्देश्य है आपको रोमांच, रहस्य और कल्पना की उस दुनिया में ले जाना जहां सब कुछ संभव है, मगर यह केवल एक कथा है। अतः कृपया इसे मनोरंजन के रूप में ही देखें, हकीकत न समझें। धन्यवाद। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, टीएम नॉवेल वर्ल्ड टेल मेकर्स को सब्सक्राइब करें और कहानियों का हिस्सा बने। धन्यवाद। अध्याय 1, अमर सम्राट की साधना प्राप्त करें और कुनलुन पवित्र भूमि की स्थापना करें। एक छोटे से बंजर पहाड़ पर एक जर्जर फूस की छत वाले घर के सामने चमकीली आंखों, सीधी नाक और सुंदर लेकिन फटे पुराने कपड़े पहने एक 16 वर्षीय लड़का एक छोटी बेंच पर बैठा था। उसके सामने एक मरणासन कमजोर बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ था। बूढ़े साहब, आपने कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। आपकी विरासत कहाँ है? क्या आपने मेरे लिए कोई विरासत नहीं छोड़ी? मैं तो अभी शारीरिक प्रशिक्षण के पहले स्तर पर ही हूँ। मैं तो बस एक कमजोर इंसान हूँ। ये चेन ने बूढ़े आदमी के कंधों को पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर बेहद लाचारी के भाव थे। इस काल्पनिक दुनिया में यात्रा किए हुए उसे 5 साल हो गए हैं। पिछले कुछ वर्षों से वह इधर उधर भटक रहा था और फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे अपने साथ ले लिया और वे दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो गए। ये बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से भिखारी है, लेकिन वह हमेशा खुद को एक महान भिक्षु बताता है और फिर कुछ ही वर्षों में डकार लेने लगता है। मैंने तुम्हें मलमूत्र से पाला पोसा और अब जब मैं मरने ही वाला हूँ तो तुम्हें सिर्फ अपनी विरासत की चिंता है। तुम छोटे बदमाश, बूढ़े आदमी ने कमजोर स्वर में उपदेश दिया। उस समय वह इतना क्रोधित था कि जब तक वह अपना कान उसके सामने न लगाता तब तक उसकी बात मुश्किल से सुनाई दे रही थी। ये चेन गुस्से से भड़क उठी। बकवास मत करो, मैं ये सब चीजें नहीं खाती। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप एक महान भिक्षु हैं? महान भिक्षु भी मर सकते हैं। ये चेन गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं और उसने शिकायत की कि बूढ़े आदमी की मौत बहुत जल्दी हो गई। अरे बदमाश, हमारे संप्रदाय की बागडोर तुम्हारे हाथों में है। तुम्हें ही इसे आगे बढ़ाना होगा। बूढ़े आदमी की सांसें कमजोर होती गईं। ये चेन ने बेबसी से कहा, तो फिर आप मुझे हमारे टूटे हुए संप्रदाय का नाम क्यों नहीं बताते? जब उसने उस बूढ़े आदमी का पीछा किया तो उस बूढ़े आदमी ने उसे केवल शरीर को प्रशिक्षित करने की एक बुनियादी तकनीक सिखाए और वह अभी भी एक संप्रदाय स्थापित करने की बात कर रहा था। इस पहाड़ी की चोटी और जर्जर फूस की छत वाले मकान को देखिए। क्या इसे कोई संप्रदाय कहा जा सकता है? उस बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपना सिर उठाया। अरे, मैं संप्रदाय का नाम बताना भूल गया। इतना कहने के बाद उसने अपना सिर झुकाया और जोर से डकार ली। ये चेन मन ही मन चिल्लाया, धिक्कार है। मुझे खेद है कि आपने पिछले कुछ वर्षों में अपने संप्रदाय का नाम नहीं रखा। संप्रदाय की स्थापना का आह्वान करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपको ये साहस किसने दिया? उस बुजुर्ग को शोक में दफनाने के बाद ये चेन ने शरीर को प्रशिक्षित करने की बुनियादी तकनीकों के बारे में एक लेख निकाला और उसे रोने जैसा महसूस हुआ। इस विशाल काल्पनिक दुनिया में जहां हर जगह बड़े बड़े लोग हैं, शरीर को प्रशिक्षित करने के पहले स्तर में मेरी ताकत एक नौसिखिए से भी कम है। वह लंबे समय से जानता था कि इस स्थान को निर्जन अमर लोगों का महान लोक कहा जाता है, जो 3000 महान लोकों में से एक है और यहाँ अनगिनत साधक रहते हैं। हुआंगजियान का विशाल विश्व डोंगशिंग महाद्वीप, शीहे महाद्वीप, नानफान महाद्वीप, बेजू महाद्वीप और मध्य चीन में विभाजित है। वह जिस स्थान पर है वह डोंगशिंग महाद्वीप का कांगटियन क्षेत्र है। हालांकि यह डोंगशिंग महाद्वीप के केवल एक क्षेत्र है, लेकिन जहां तक उसे पता है कांगटियन क्षेत्र का क्षेत्रफल पिछले जीवन के ब्लू स्टार से कई गुना बड़ा है। डोंगशिंग महाद्वीप में कांगटियन क्षेत्र के समान कुल 18 स्थान हैं। इसलिए कोई कल्पना कर सकता है कि डेसोलेट इमोर्टल की पूरी दुनिया कितनी विशाल है। चलिए एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं। ये चेन भी बेबस था। आखिर उसके पास ऐसा शानदार शरीर क्यों नहीं है? उदाहरण के लिए ऐसा शरीर जो अभ्यास करते ही जबरदस्त सफलता दिला दे। मुझे समय यात्री होने पर सचमुच शर्म आती है। जैसे ही वह बुनियादी शारीरिक प्रशिक्षण तकनीकों का अभ्यास जारी रखने वाला था, अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज सुनाई दी। डिंग! ये पता चला कि मेजबान ने संप्रदाय गुरु का नाम विरासत में प्राप्त कर लिया है और दुनिया की पहली संप्रदाय प्रणाली जागृत हो गई है और सफलतापूर्वक मेजबान से जुड़ गई है। क्या मैंने सिस्टम को जगा दिया है? ये चेन का पूरा शरीर कांप उठा और उसके रोमछिद्र खुल गए।
नए लोगों के लिए उपहार पैकेज, महायान साधना स्तर की एक प्रति, क्या मेजबान इसे प्राप्त करना चाहता है? ये चेन सिस्टम की आवाज सुनकर सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। उसे पता था कि वह निश्चित रूप से कोई घटिया टाइम ट्रैवलर नहीं है, और मैं धोखा देने ही वाला था। 5 साल, पूरे 5 साल, क्या आपको पता है कि मैंने ये 5 साल कैसे बिताए? लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया और उसने व्यवस्था में मौजूद खामियों का विश्लेषण किया। सिस्टम, तुमने कहा था कि संप्रदाय के नेता का नाम विरासत में मिलने के बाद मेरा जागरण हुआ। अगर मैं संप्रदाय का नेता बनने में असफल हो जाऊं तो क्या होगा? क्या तुम जीवन भर कभी प्रकट नहीं होगे? ये चेन ने सावधानी से पूछा। सिस्टम, सैद्धांतिक रूप से यही स्थिति है। ये चेन इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत चीनी संस्कृति का सार प्रकट किया। माफ कीजिए, क्या यह एक संभाव्य घटना नहीं है? समय यात्रा के बाद मुझे कबीले का नेता बनने का मौका मिलेगा, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? सिस्टम, क्या होस्ट को नौसिखिया उपहार पैक प्राप्त होता है? ये चेन अडिग था, और वह इस धोखेबाज कुत्ते जैसी व्यवस्था को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अगर मैं अपनी गांड से डकार भी लूं, तो भी तुम जाग जाओगे, और तुम इस छोटे से फायदे से मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो। आप इसका इस्तेमाल कार्यकर्ताओं की परीक्षा लेने के लिए करते हैं। कौन सा कार्यकर्ता इस परीक्षा में असफल हो सकता है? मुझे बताएं, मुझे मेरे मानसिक नुकसान, काम के समय के नुकसान और अंतःस्रावी विकारों के लिए मुआवजा कैसे मिल सकता है? सिस्टम, जी, सिस्टम में खराबी आ गई है। नौसिखियों के लिए उपहार पैकेज मेजबान की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। जी, सिस्टम की जागृति की स्थितियों में खामियों को देखते हुए होस्ट के नुकसान की भरपाई के लिए सिस्टम नुकसान का निर्धारण कर रहा है। नौसिखियों के लिए उपहार पैक को अपग्रेड कर दिया गया है। उपहार पैकेज, महायान साधना स्तर को अमर सम्राट साधना स्तर तक उन्नत किया गया। क्या मेजबान को ये प्राप्त हुआ? अमर सम्राट की साधना के बारे में सुनकर ये चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मुश्किल से अपनी बात कही, अमर सम्राट, क्या वह पौराणिक जंगली अमर जगत का सर्वोच्च क्षेत्र नहीं है? क्षेत्र विभाजन, शरीर शोधन चरण, ची शोधन चरण, नींव निर्माण चरण, स्वर्ण अमृत चरण, युआनयंग चरण, आत्मा रूपांतरण चरण, शून्य शोधन चरण, एकीकरण चरण, महायान चरण, कष्टों से मुक्ति का चरण, सच्चा अमर चरण, पृथ्वी अमर चरण, स्वर्गीय अमर चरण, जुवानक्सियन काल, अमर स्वामी, अमर राजा, अमर सम्राट। एक बार जब वह अमर सम्राट की साधना प्राप्त कर लेता है तो वह संपूर्ण जंगली अमर जगत में कहां कहां जा सकता है। वह शून्य में भी यात्रा कर सकता है और 3000 लोगों का भ्रमण कर सकता है। सिर्फ हाथ उठाकर एक छोटी सी दुनिया को तबाह करना कितना आसान है ना? वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि शारीरिक प्रशिक्षण अवधि में एक नौसिखिए से सीधे सर्वोच्च अमर सम्राट के पद पर पदोन्नत हो जाना। जब वह कल्पना की दुनिया में इतना डूब गया था कि उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था, तभी सिस्टम ने देखा कि उसे अभी तक इनाम नहीं मिला है, इसलिए उसने चुपचाप मुआवजा जोड़ दिया। ये पता चला है कि होस्ट अपग्रेड गिफ्ट पैकेज से अभी भी संतुष्ट नहीं है। सिस्टम अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करेगा, वूशी अमर घंटी की एक प्रति। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? च्यूइंग गम, ये चेन ने एक बार फिर गहरी सांस ली। शुक्र है कि उसने तुरंत सहमति नहीं दी, वरना उसे अतिरिक्त इनाम नहीं मिलता। ये व्यवस्था वाकई चोर है, इसे सबक सिखाना ही होगा, है ना? कैसे का मतलब? उसने जानबूझकर कुछ और मिनट इंतजार किया, और जब उसने देखा कि सिस्टम ने इनाम जोड़ना जारी नहीं रखा, तो उसने हाथ हिलाकर कहा, तुम बुद्धिमान हो, मैं इसे अनिच्छा से ही स्वीकार करूंगा। ये चेन द्वारा इसे ग्रहण करने का विकल्प चुनने के बाद अचानक उसे एक विशाल और असीम शक्ति प्राप्त हुई। यह एक अवर्णनीय शक्ति थी जो निर्जन अमर जगत के परम स्तर का प्रतिनिधित्व करती थी। उस शून्य के ऊपर सभी नियम प्रकट हुए, और अनगिनत दृष्टियां भी प्रकट हुईं। दुखों के सागर में स्वर्ण कमल का रोप लगाया गया है, अमर राजा 9 स्वर्गों में आते हैं, सागर में चमकीला चंद्रमा उदय होता है, जीवन और मृत्यु का यिन यांग आरेख बनता है, 3000 देवता और राक्षस घुटने टेककर पूजा करते हैं, 90,000 मील दूर पूर्व से बैंगनी ऊर्जा आती है। कैंटियन क्षेत्र के पूरे आकाश में अनगिनत दृश्य छा गए। कैंटियन क्षेत्र में सभी ने ऐसा भयावह दृश्य देखा। अध्याय 2 परी स्तर की योग्यताएं, शिष्यों को स्वीकार करने के पुरस्कार। आकाश में असंख्य दर्शन मंडराते हैं, महान दाव के नियम प्रकट होते हैं, और स्वर्ग की चौंकाने वाली शक्ति पूरे कैंटियन क्षेत्र में फैल जाती है, और फिर पूरे डोनशेंग महाद्वीप में, और यहाँ तक कि पूरे वन्य अमर जगत में भी फैल जाती है। निर्जन अमरलोक की महान दुनिया की सर्वोच्च शक्तियां एक एक करके अपने विश्राम स्थलों से जाग उठीं।
शून्य के ऊपर विराजमान ईश्वर की शक्ति को महसूस करते हुए वे सभी भयभीत और अभिभूत हो गए। कितनी भयानक आभा है! क्या सच में किसी ने अमर सम्राट का पद प्राप्त कर लिया है? वह कौन है? जब से 30 मिलियन वर्ष पूर्व विचित्र राक्षसों ने निर्जन यमलोक पर आक्रमण किया, तब से इस दुनिया के अमर सम्राट या तो मर चुके हैं या सभी लोकों में चले गए हैं। क्या आज एक नए अमर सम्राट का आगमन हुआ है? किस अमर राजा ने ये सफलता हासिल की? सभी शीर्ष संप्रदायों और परिवारों के पूर्वज एक एक करके जाग उठे और अमर सम्राट की शक्ति को देखकर स्तब्ध रह गए। विशेषकर वे शीर्ष अधिकारी जो अमर स्वामियों और अमर राजाओं के स्तर तक पहुंच चुके थे और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। उन्होंने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया और एक एक करके शून्य में आकर ये चेन का पता लगाने का प्रयास करने लगे। लेकिन मुझे नहीं पता कि इस रहस्य को किसी अज्ञात और विशाल शक्ति ने क्यों छिपा रखा था और वे जीवन या मृत्यु के इस सटीक स्थान का पता क्यों नहीं लगा सके। उस समय ये चेन को यह नहीं पता था कि उनकी यह सफलता पूरे हुआंगजियान जगत का ध्यान और सनसनी आकर्षित करेगी। उसके शरीर में ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी और वह शरीर परिष्करण क्षेत्र से सीधे अमर सम्राट के क्षेत्र में पहुंच गया और अमर सम्राट के शिखर पर पहुंच गया। उसके शरीर में अभूतपूर्व भयानक ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसे लगा कि वह केवल हाथ उठाकर डोनशेन महाद्वीप में प्रवेश कर सकता है। आकाश में तारे अब दूर नहीं हैं, आप अपना सिर उठाकर उन्हें आसानी से देख सकते हैं। हाथों में सर्वोच्च शक्ति प्रवाहित होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण शरीर इस छोटे से संसार में स्वर्ग के नियमों को समाहित किए हुए है। अमर सम्राट से यही उम्मीद थी। अजय होना कितना अच्छा लगता है। ये चेन खुशी से मुस्कुराया। वैसे एक अमर घंटी भी है जिसका कोई आरंभ नहीं है। उसने सिस्टम स्पेस से इस जादुई हथियार को बाहर निकाला और एक अकथनीय शक्तिशाली आभा ने दुनिया को भर दिया और शाही शक्ति की हल्की हल्की किरणें बाहर की ओर फैल गईं। अगर उसका नियंत्रण न होता तो शाही शक्ति की एक किरण ही पूरी पर्वत श्रृंखला को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी होती। वुशी अमर घंटी का आकार सरल है और इस पर कई जटिल ताओवादी आकृतियां उकेरी गई हैं। वुशी अमर घंटी न केवल एक अमर हथियार है बल्कि यह अमर सम्राट का हथियार भी है। यह अमर हथियारों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यह एक शाही हथियार है। ये चेन ने अपना हाथ हिलाया और अनादिकाल की अमर घंटी हथेली के आकार की हो गई जो उसकी हथेली में तैरने लगी। ये नाजुक और छोटी थी लेकिन इसमें भयानक शक्ति समाहित थी। ठीक है, कृपया अपनी भूमिका का परिचय दें। मुझे दिलचस्पी जगाना सबसे अच्छा रहेगा, ये चेन ने सिस्टम से कहा। ये प्रणाली विश्व की पहली संप्रदाय प्रणाली है जिसका उद्देश्य विश्व का सबसे शक्तिशाली पहला संप्रदाय बनाना है। संप्रदाय का विकास करके मेजबान विभिन्न पुरस्कार प्राप्त कर सकता है जो एक दूसरे के पूरक हैं और मेजबान को कभी भी कष्ट नहीं होने देंगे। विश्व पर प्रभुत्व स्थापित करने और अधिक शक्तिशाली बनने तथा उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए कृपया कार्रवाई करें। प्रणाली के परिचय को सुनने के बाद ये चेन काफी संतुष्ट हो गया। अब केवल संप्रदाय का विकास करना बाकी था जो अमर सम्राट होने के नाते उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मेजबान प्रशिक्षुओं की भर्ती से शुरुआत कर सकता है। प्रशिक्षु की योग्यता जितनी अधिक होगी पुरस्कार उतने ही बेहतर होंगे। शिक्षार्थी की योग्यताएं, इसकी गणना कैसे की जाती है? ये चेन ने पूछा। शिष्यत्वों की योग्यता को कई स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, रहस्यमय स्तर, राजा स्तर, पवित्र स्तर, अमर स्तर और सम्राट स्तर। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे मैंने अभी तक इस संप्रदाय का नाम नहीं रखा है। पहले एक नाम सोच लेते हैं। ये चेन को एहसास हुआ कि अब तो उसका कोई नाम भी नहीं है, इसलिए जब वह किसी शिष्य को स्वीकार करे तो कम से कम उसके पास किसी संप्रदाय का नाम तो होना ही चाहिए, है ना? उस बूढ़े आदमी ने मरने तक संप्रदाय को कोई नाम नहीं दिया। मुझे लगता है चलो इसे कुनलुन पवित्र भूमि कहते हैं। मेजबान ने सफलतापूर्वक संप्रदाय का नामकरण किया और उसे पर्वत द्वार पट्टिका से पुरस्कृत किया गया। जब उन्होंने कुनलुन पवित्र भूमि का नाम रखा तो सिस्टम के पुरस्कार तुरंत सक्रिय हो गए और सिस्टम स्पेस में एक लघु पर्वत द्वार प्रकट हुआ। वास्तविक रूप धारण करो। ये चेन ने हाथ हिलाया और पहाड़ के द्वार को पहाड़ की तलहटी में स्थापित कर दिया। बूम! एक जोरदार आवाज हुई और सैकड़ों फीट ऊंचा एक विशाल पर्वतीय द्वार प्रकट हुआ। ये भव्य और आलीशान था। उस पर लगी पट्टिका पर 4 अक्षर लिखे थे, कुनलुन पवित्र भूमि। इस पट्टिका के सामने आने के बाद पूरी पर्वत श्रृंखला का आकर्षण काफी बढ़ गया और यहाँ तक कि यह छोटी सी पर्वत चोटी भी रहस्यमय हो गई। यह महज एक पहाड़ी द्वार पर लगी पट्टिका है लेकिन इसके अद्भुत प्रभाव हैं।
अगर आप किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं तो मैं आकर देख लूंगा। ये चेन ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना को मुक्त कर दिया। उसकी वर्तमान साधना के स्तर को देखते हुए उसके लिए संपूर्ण स्वर्गलोक को कवर करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा इस प्रणाली की बदौलत वह प्रत्येक व्यक्ति के योग्यता स्तर को आसानी से पहचान सकता है। जल्द ही उन्हें आसपास ही अच्छे गुणों वाला एक उम्मीदवार मिल गया। मुझे इतनी जल्दी अमरता के स्तर की योग्यताओं वाला पौधा मिल गया, तो मैं वाकई बहुत भाग्यशाली हूँ। ये चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके सामने एक शून्य भावर प्रकट हुआ। उसके उसमें प्रवेश करते ही शून्य भावर बंद हो गया और गायब हो गया। डॉट 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 कैंटियन क्षेत्र, टोंटियन घाटी। एक रहस्यमय आभा वाले व्यक्ति का पीछा शक्तिशाली आभा वाले 1 दर्जन व्यक्ति कर रहे हैं। धिक्कार है, भूत हवेली के तरीके बहुत अजीब हैं और वे विशेष रूप से आत्माओं को निशाना बना रहे हैं। अब मैं अपनी किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता। अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा व्यक्ति मुयान नाम का एक युवक था, जिसकी उम्र लगभग 17 या 18 वर्ष थी। इस समय उसकी आभा अस्त व्यस्त थी और स्पष्ट रूप से वह किसी विकट परिस्थिति में फंस गया था। उसका पीछा करने वाले लोग घोस्ट सोल पवेलियन के थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सभी प्रकार की अवशिष्ट आत्माओं का शिकार करने में माहिर थी और निर्जन अमर जगत में कुख्यात थी। मुयान के शरीर में एक बहुत ही शक्तिशाली अवशिष्ट आत्मा थी, इसलिए वे उसका पीछा कर रहे थे। बेकार से छोटे, तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो चुकी है। भागने की कोशिश करना समय की बर्बादी होगी। क्यों न मेरी बहन तुम्हें ठीक से प्यार करे। उसके पीछे भूतिया हवेली में मौजूद लोगों के बीच एक खूबसूरत महिला थी। उसने लाल रंग की आकर्षक स्कर्ट पहनी हुई थी। उसकी पतली सफेद टांगे बेधड़क हवा में फैली हुई थीं, मानो हर कदम से वह उस आदमी के दिल पर पैर रख रही हो। उस खूबसूरत महिला ने अपनी गुलाबी जीभ बाहर निकाली और अपने नम लाल होठों को चाटा और अपनी मनमोहक आंखों से मुयान को निहारने लगी। हुर्रा! उसके पतले हाथों में लोहे की एक मोटी काली जंजीर थी, जिससे एक अजीब सी आभा निकल रही थी, मानो वह आत्मा को लक्षित कर रही हो। घोस्ट पवेलियन के लोगों, यह मत सोचो कि तुम मुझे हरा सकते हो। ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। मुयान ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसकी आंखें उग्र और दृढ़ थीं। उसके पास अब एक ही अंतिम उपाय बचा है, और वह है अपने शरीर में बची हुई आत्मा का उपयोग करके अंतिम प्रहार करना। श्रीली, मैं आखिरी बार आपकी ताकत उधार ले रहा हूं, क्या आप अभी भी टिके रह सकते हैं? मुयान की आवाज उसके दिल में गूंज उठी। जल्द ही उसके दिल में एक पुरानी आवाज भी गूंजी, मैं अभी भी अपनी शक्ति का एक आखिरी विस्फोट कर सकता हूं, जो दिव्य रूपांतरण की अवस्था के समान है। हमें इस अवसर का लाभ उठाकर भाग जाना चाहिए। ठीक है, जब तक इन लोगों को पीछे धकेला नहीं जाता, हमें चैन की सांस लेने का मौका मिलेगा। जैसे ही मुयान ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना शरीर अपने शरीर में मौजूद बुरेली नामक शेष आत्मा को सौंप दिया ताकि वह उसका कार्यभार संभाल सके। श्रीली की आत्मा का अंश उनके शरीर में निवास करता है और उनके बीच घनिष्ठ मित्रता है। वे दोनों अब साथ साथ आगे बढ़ते और पीछे हटते हैं। बूम! मुयान की आभा अचानक तीव्र हो गई और वह सीधे आधारभूत निर्माण चरण से देवत्व रूपांतरण चरण तक पहुंच गई। उसकी भयानक आभा चारों ओर ऐसे गरज रही थी मानो कोई तूफान सब कुछ नष्ट कर सकता हो। सुंदर स्त्री भयभीत नहीं हुई, बल्कि और भी उत्साहित होकर बोली, हाँ, यही इस शेष आत्मा की शक्ति है। यदि मैं इस शेष आत्मा को आत्मसात करके शुद्ध कर लूं, तो मेरी शक्ति में निश्चित रूप से बहुत वृद्धि होगी। उस खूबसूरत महिला के हाथों में मौजूद लोहे की जंजीरें खड़खड़ा उठी, काले अजगरों में बदल गईं और मुयान को मार डाला। मुयान ने तुरंत जवाबी हमला करने के लिए अपने साधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन उस खूबसूरत महिला की विभिन्न गुप्त विधियों ने विशेष रूप से शेष आत्मा को नियंत्रित कर लिया, इसलिए वह जल्दी ही पराजित हो गया। फुफ! मुयान ने मुंह भरकर खून थूका और कई 100 मीटर उल्टा उड़ गया। उसकी आभा तेजी से आधारभूत निर्माण स्तर तक गिर गई। श्रीली की कमजोर आवाज सुनाई दी, मुयान, मुझे डर है कि इस बार हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुयान ने अपने दांत पीस लिए और जैसे ही दूसरा पक्ष शून्य से होते हुए आगे बढ़ा, उसे पता चल गया कि वह वास्तव में फिर से खड़ा नहीं हो सकता। मरना! उस खूबसूरत महिला की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसके हाथ में मौजूद लोहे की जंजीर ने शून्य को भेदते हुए मुयान को छुरा घोंपा, मानो उसकी जान लेने की तैयारी कर रही हो। जब मुयान ने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया था, तभी अचानक शून्य में एक युवा और सरल आकृति प्रकट हुई और लोहे की जंजीर के सामने रुक गई। बूम! इस आकृति को छूने से पहले ही अविनाशी लोहे की जंजीर पल भर में अनगिनत टुकड़ों में बिखर गई। अचानक हुए इस बदलाव से सब लोग अपनी जगह पर जम गए।
ये चेन ने अचंभित मुयान को शांत भाव से देखा और शांत होकर कहा, क्या तुम मेरे कुनलुन पवित्र भूमि में प्रवेश करने और मेरे प्रत्यक्ष शिष्य बनने के लिए तैयार हो? अध्याय 3 भव्य मुख्य हॉल को देखकर मुयान दंग रह गई। मुयान दंग रह गया। जीवन और मृत्यु के इस निर्णायक क्षण में लगभग उसी की उम्र का एक युवक अचानक प्रकट हुआ और उसे अपना शिष्य बनाना चाहता था। क्या आपको मतिभ्रम हो रहा है? लेकिन तुरंत ही उनके दिमाग में श्रीली की आवाज गूंज उठी, मुयान, ये व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। मुयान चौंक गई। श्रीली ने भी गंभीरता से कहा कि एक शक्तिशाली व्यक्ति अत्यंत भयानक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए। तुम वहां क्यों खड़े हो? अगर तुम मेरे शिष्य बन जाओगे तो मैं तुम्हारी समस्याओं को हल करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अन्यथा मैं चला जाऊंगा। ये चेन ने हल्के से कहा। वरिष्ठ महोदय, मैं। मुयान अब भी असमंजस में थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दूर से भूत हवेली की खूबसूरत महिला ने देखा कि उसके अच्छे काम में बाधा आ रही है और उसने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे के साथ ये चेन को घूरते हुए कहा, साथी ताओवादी, कृपया भूत हवेली में काम करते समय रास्ते से हट जाएं, अन्यथा हमें असभ्य होने के लिए दोष न दें। भूतों का महल कुख्यात और बेहद शक्तिशाली है। मैंने सुना है कि अमर सम्राट अभी भी भूतों के महल का मुखिया है। उस खूबसूरत महिला ने अपनी बर्फीली सफेद गर्दन को गर्व से ऊंचा उठाया और उसका हाव भाव बेहद घमंडी था। उसे विश्वास था कि उसके भूतिया हवेली से चले जाने के बाद यह अजनबी इतना डर जाएगा कि वह अपने निजी मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं करेगा। मुयान भी घबरा गया। कम से कम इस वरिष्ठ व्यक्ति का उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। अगर भूत हवेली की बदनामी से वरिष्ठ व्यक्ति डरकर भाग गया होता तो क्या वह मर नहीं गया होता? जब उन सभी को लगा कि ये चेन डर जाएगा, तभी वह भावहीन दिखाई दिया, मानो उसने उस खूबसूरत महिला की चेतावनी सुनी ही न हो। 18 वर्षीय मुयान जन्म से ही सर्वश्रेष्ठ अग्नि आत्मा मूल से संपन्न है और उसमें अमरता के गुण हैं। यदि उसका अच्छे से अभ्यास किया जाए तो भविष्य में वह सच्चे अमर के निम्नतम स्तर पर होगा। ये चेन ने शांत स्वर में मुयान का संदेश पढ़ा। मुयान और श्रीली दोनों बहुत हैरान थे। केवल उन दोनों को ही उनकी स्वाभाविक अग्नि शक्ति के बारे में पता था। क्या इस वरिष्ठ व्यक्ति ने एक नज़र में ही उनकी असली पहचान जान ली? तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे नजरअंदाज करने की हिम्मत की। उस खूबसूरत महिला ने गुस्से से चीख मारी, क्रोध से उसका चेहरा भयानक हो गया। उसके शरीर से काले रंग की आभा की एक धारा निकली और 12 काली लोहे की जंजीरें अजगरों की तरह हवा में उड़ने लगीं और फिर वे सभी ये चेन की ओर दौड़ पड़ी। वरिष्ठ महोदय, सावधान रहें, उसका हमला बहुत ही अजीब है। मुयान अनजाने में चीख पड़ा, लेकिन जल्द ही उसे पता चल गया कि उसकी चिंताएं अनावश्यक थीं, क्योंकि लोहे की ये जंजीरें अचानक हवा में से प्रकट हुईं और अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं। कितनी भयानक ताकत है! मुयान के दिल में एक बार फिर श्रीली की हैरान करने वाली आवाज गूंज उठी। उस खूबसूरत महिला का चेहरा सदमे से भरा हुआ था और वह डर के मारे 1 दर्जन कदम पीछे हट गई, मानो उसने कुछ भयावह देख लिया हो। ईश्वर रूपांतरण क्षेत्र में उसकी साधना और भूत महल की विचित्र आक्रमण विधियों के साथ वह मूल रूप से उसी स्तर पर अजेय है। लेकिन यह विचित्र और शक्तिशाली व्यक्ति जरा भी नहीं हिला और उसके सारे हमले बेअसर हो गए। आखिर यह व्यक्ति कितना शक्तिशाली है? गठन। उस खूबसूरत महिला ने चिल्लाया और उसके आसपास मौजूद 1 दर्जन बलवान पुरुषों ने हरकत में आकर एक विशाल संरचना बना ली। बल की लहरों के बाद लहरें ये चेन को कुचलती चली गईं। ये शक्ति ईश्वर रूपांतरण चरण के चरम पर किए गए प्रहार के बराबर थी। कोलाहलयुक्त ये चेन ने अधीरता से भौहें चढ़ाईं। बस एक नजर के इशारे से उसके सामने शून्य में एक बड़ा छेद खुल गया, जिससे एक जबरदस्त खिंचाव पैदा हुआ जिसने भूत हवेली में मौजूद सभी लोगों को अंदर खींच लिया। मदद करना। सुंदर स्त्री भय और निराशा में चीखी, लेकिन इससे पहले कि वह अपने शब्द पूरे कर पाती, उसका बर्फ जैसा सफेद शरीर शून्य भावर में गायब हो गया और फिर शून्य भावर स्वचालित रूप से बंद हो गया। दुनिया में शांति है। क्या वो नंगे हाथों से अंतरिक्ष को चीर सकता है? नहीं, उसने तो अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं किया, उसने तो सिर्फ एक नजर से ही कर दिया। उसके पास किस तरह की ताकत है? मुयान, मैं सोने जा रही हूं, नहीं तो वो जरूर देख लेगा। श्रीली की भयभीत आवाज सुनाई देने के बाद वह पूरी तरह से छिप गया, यहां तक कि मुयान से संवाद करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। इतने अद्वितीय और शक्तिशाली व्यक्ति के सामने जोखिम उठाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। शून्य को चीर दो। मुयान उलझन में दिख रहा था। वह अभी केवल आधारभूत निर्माण के चरण में था और उसे इस अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
वरिष्ठ, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूँ। मु यान ने तुरंत घुटने टेक दिए और प्रणाम किया। ठीक है, आज से तुम मेरे पहले प्रत्यक्ष शिष्य हो। ये चेन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। सिस्टम ने तुरंत नवीनतम प्रॉम्प्ट दिखाया। मेजबान ने सफलतापूर्वक एक शिष्य को भर्ती कर लिया। 5 ट्रू इमोर्टल समनिंग कार्ड इनाम में पाएं। मुख्य हॉल को पुरस्कृत करें। 10,000 वर्षों के ज्ञानोदय से परिपूर्ण चाय के वृक्ष को पुरस्कृत करो। हॉन्गमैंग आदिम शरीर को पुरस्कृत करो। सम्राट स्तर की कौशल अग्नि देवता तकनीक के लिए पुरस्कार। मैंने अभी अभी एक शिष्य को स्वीकार किया है और अभी से ही इसके इतने सारे लाभ मिल रहे हैं। ये चेन बेहद खुश थी। चलो पहाड़ के द्वार पर वापस चलते हैं। उसने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने मु यान के शरीर को घेर लिया और उसे शून्य के पार ले गई। जब मु यान को होश आया तब तक वह पहाड़ की तलहटी में पहुंच चुका था। जब उसने ऊपर देखा तो उसे सैकड़ों फीट ऊंचा विशाल पर्वत द्वार दिखाई दिया। इस पट्टिका पर बड़े अक्षरों में कुनलुन पवित्र भूमि लिखा है, जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है और इसमें अनंत ताओवादी आकर्षण समाहित है, जो लोगों को अनायास ही इससे प्यार करने पर मजबूर कर देता है। हे गुरु, ये कितना भव्य पर्वतीय द्वार है! क्या हम एक पवित्र स्थान है? मु यान बहुत उत्साहित था। इतने भव्य द्वार को देखकर ही वह समझ गया था कि कुनलुन पवित्र भूमि कोई खास जगह है। ये निश्चित रूप से कोई साधारण छोटा संप्रदाय नहीं था। इसके अलावा प्राचीन दुनिया में जो लोग पवित्र भूमि नाम देने का साहस करते हैं, वे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिन्हें अनंत वर्षों की विरासत प्राप्त है। हर पवित्र स्थान के पीछे कम से कम एक अमर सम्राट की आकृति तो अवश्य होती है। केवल अमर सम्राट द्वारा सृजित शक्तियां ही पवित्र भूमि कहलाने के योग्य हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुनलुन पवित्र भूमि अमर सम्राट द्वारा निर्मित एक अलौकिक शक्ति हो? लेकिन प्राचीन काल के कुनलुन पवित्र स्थल के बारे में उन्होंने क्यों नहीं सुना? दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मु यान को ऐसा लगा मानो उसके पूरे शरीर का अभिषेक हो गया हो और सभी नकारात्मक भावनाएं दूर हो गई हो। शरीर में ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति अपने चरम पर लौट आए है। इसके अलावा नींव निर्माण काल के 7वें स्तर की बाधा दूर हो गई है और अब किसी भी समय नींव निर्माण काल के 8वें स्तर में प्रवेश करना संभव है। मु यान बेहद हैरान थी। क्या किसी द्वार में इतना जादुई प्रभाव हो सकता है? पूरे पवित्र भूभाग के संसाधन कितने समृद्ध होंगे। लेकिन द्वार से प्रवेश करते ही जो दिखाई दिया वह एक बंजर पहाड़ी थी। मु यान तुरंत अचंभित रह गई। इतने छोटे बंजर पहाड़ में किसी संप्रदाय का कोई निशान कैसे हो सकता है? क्या पहाड़ की तलहटी में स्थित भव्य द्वार नकली है? गुरुजी, हमारा संप्रदाय कहाँ है? मु यान ने कमजोर आवाज में पूछा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह छोटा सा बंजर पहाड़ कुनलुन की पवित्र भूमि है। ओह, मैं लगभग भूल ही गया था। हम एक गुप्त संप्रदाय हैं और अभी अभी दुनिया में आए हैं, इसलिए बुनियादी ढांचा अभी तक उतना विकसित नहीं हुआ है। लेकिन आपको अभ्यास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपके पास होना चाहिए। ये चेन ने मुस्कुराते हुए आदेश दिया। मु यान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे हमेशा लगता था कि उसके मालिक की आंखें एक बेईमान मालिक जैसी हैं जो अपने कर्मचारियों का शोषण करता है। उसकी आवाज से ही ऐसा लगता है जैसे वह कोई शातिर छोटा सा बॉस हो। मुख्य हॉल साकार हो जाओ। ये चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि मु यान क्या सोचती है। उसने मुख्य हॉल को सिस्टम स्पेस से बाहर निकाला और उसे सामने व्यवस्थित कर दिया। अचानक आकाश और पृथ्वी में भीषण कंपन हुआ। आकाश से अनगिनत बैंगनी ऊर्जा गिरी। रंगीन शुभ बादल आकाश में छा गए और स्वर्ग के नियम प्रकट हुए, मानो आकाश और पृथ्वी का निर्माण होने वाला हो। मु यान के स्तब्ध चेहरे के सामने 1000 मील से अधिक क्षेत्र में फैला एक महल अचानक जमीन पर गिर पड़ा, जिसमें पूरी पर्वत श्रृंखला समाहित थी। धरती हिल रही है। मु यान ने बड़ी मुश्किल से सांस रोककर हवा में ही महल बना दिया। यह अविश्वसनीय है। ये किस तरह की विधि है? महायान काल, संकट काल, या फिर कोई असली परी? ऐसा लगता है कि मैंने एक महान गुरु को पहचान लिया है। ये तो बस छोटी मोटी चालें हैं। बड़े होकर तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। ये चेन ने अपना कंधा थपथपाया। उसे डर था कि कहीं उसका जबड़ा अपनी जगह से हट न जाए। मु यान को अभूतपूर्व उत्साह महसूस हो रहा था। अपने गुरु से मिलने से पहले उसका लक्ष्य महायान अवस्था या यहाँ तक कि कष्ट अवस्था तक पहुँचना था। लेकिन ये चेन के कुछ शब्दों ने उसे यह समझा दिया कि संसार के बाहर भी लोग हैं और संसार के बाहर भी आकाश है। कम से कम उनका मानना था कि संकटकालीन अवस्था में मौजूद बलवान पुरुषों के पास भी गुरु की तरह अद्भुत शक्ति नहीं थी। शिष्य कभी गुरु को निराश नहीं करेगा।
मु यान ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली, उसका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। ये चेन सबसे पहले हॉल में दाखिल हुई। मेरे पीछे आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मु यान पिडिन पिडिन उनके ठीक पीछे चल रही थी। अध्याय 4 हॉर्नमैन के मूल निकाय को एकीकृत करें और सभी को नियंत्रित करें। मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो यह एक छोटी सी दुनिया हो, जो पूरी तरह से दो अलग अलग स्थान है। मु यान ने अचंभित होकर चारों ओर देखा। हॉल विशाल और भव्य था, जिसके खंभों पर ड्रैगन और फीनिक्स की नक्काशी की गई थी। जब उसने ऊपर देखा तो वहां विचित्र जीवों की उत्कृष्ट मूर्तियां खड़ी थीं। ऐसा लगता है मानो ये मूर्तियां अगले ही पल सचमुच जीवित हो उठेगी। हालांकि उसने कभी कोई वास्तविक पवित्र भूमि नहीं देखी है, लेकिन वह इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकता है कि हुआंगक्सियन की दुनिया में प्रसिद्ध वे पवित्र स्थान भी कुनलुन पवित्र भूमि के मुख्य हॉल से कहीं अधिक निम्न स्तर के हैं। यहाँ तो मैं सचमुच एक चींटी जितना ही महत्वहीन हूँ। उस गुरु की शक्ति उसकी कल्पना से परे थी। वह केवल हाथ उठाकर इतनी भव्य इमारत खड़ी कर सकता था। यह एक चमत्कार था। ये चेन मुख्य आसन पर ऐसे बैठा था मानो स्वर्ग का सम्राट मानव जगत पर नजर रख रहा हो। उसकी अदृश्य शक्ति ने मु यान को स्तब्ध कर दिया। ये चेन द्वारा जानबूझकर जारी नहीं किया गया था, बल्कि अमर सम्राट होने के साथ आने वाली शक्ति थी, जिसका दूसरों के लिए विरोध करना मुश्किल था। मु यान, हमारे संप्रदाय के पहले शिष्य के रूप में, एक शिक्षक के रूप में स्वाभाविक रूप से मुझे आपको कुछ देना होगा। ये चेन ने अपना हाथ हिलाया और धधकती लिप्टों में लिपटी एक तकनीक मु यान के सामने तैरने लगी। ऊपर उठती लिप्टों को देखकर मु यान बहुत भयभीत हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि आग की एक छोटी सी चिंगारी भी पहाड़ों को जलाने और समुद्रों को उबालने के लिए काफी है। ये तकनीक आपके शरीर के लिए बहुत उपयुक्त है। आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये चेन मुस्कुराया। गुरु, आपका धन्यवाद। मु यान ने कांपते हुए ज्वालाओं से घिरी तकनीक को अपने हाथ में ले लिया। उसे बहुत डर था कि कहीं वह जल न जाए। सौभाग्य से ज्वालाएं अपने आप बुझ गईं। हालांकि मुझे नहीं पता कि यह किस स्तर का कौशल है, लेकिन चूंकि यह गुरु द्वारा दिया गया है, इसलिए ये कुछ अच्छा ही होगा। तुम सर्वश्रेष्ठ अग्नि तत्व की जड़ के साथ पैदा हुए हो और तुम्हारे पास बहुत अच्छी योग्यताएं हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। मुझे, मेरे गुरु को, तुम्हारी क्षमता को चरम सीमा तक विकसित करना होगा। इतना कहकर ये चेन ने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया और मु यान की त्यानलिंग टोपी पर दबा दिया। उसी क्षण मु यान बेहोश हो गई। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियम ये चेन के हाथों में एकत्रित हो गए और फिर वे सभी मु यान के शरीर में प्रवाहित हो गए, जिससे उसकी उच्च गुणवत्ता वाली अग्नि आत्मा की जड़ें नदी की तरह बह गईं। मु यान के पूरे शरीर पर ज्वालाएं फैल गईं और विभिन्न रंगों की ज्वालाओं से भयानक तापमान निकल रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनसे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जल्द ही उच्चतम श्रेणी की अग्नि आत्मा जड़ एक अधिक उन्नत ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर में परिवर्तित हो गई। यदि सर्वोच्च श्रेणी की अग्नि आत्मा जड़ में अमरता के स्तर की योग्यताएं हैं और भविष्य की सबसे बुरी उपलब्धियां भी सच्चे अमरता प्राप्त करने की क्षमता रखती हैं, तो ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर में सम्राट स्तर की योग्यताएं हैं और भविष्य में अमर सम्राट के क्षेत्र तक पहुंचना भी संभव है। दोनों की ऊपरी सीमाएं अलग अलग हैं। मु यान को ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर अनंत दिव्य अग्नि में परिवर्तित हो गया हो और अग्नि के सभी नियमों के साथ एकीकृत हो गया हो। जब उसने दोबारा आंखें खोली और होश में आया तो उसे एहसास हुआ कि गुरु अब हॉल में नहीं थे। शिष्य, तुम वापस जाकर स्वयं अभ्यास कर सकते हो और कुनलुन पवित्र भूमि को यथाशीघ्र शिखर तक ले जाने का प्रयास कर सकते हो। ये चेन की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। मु यान को गहरा प्रोत्साहन मिला। उसने मुट्ठी कसकर भींची और जोर से कहा, मैं अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करूंगा और मेरा शिष्य निश्चित रूप से अपने गुरु की उच्च अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। वह कुनलुन पवित्र भूमि के प्रमुख शिष्य हैं, इसलिए वह इस संप्रदाय का चेहरा है। मु यान के जाने के बाद ये चेन ने सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए 5 ट्रू इमॉर्टल समनिंग कार्ड निकाले। 5 सच्चे अमर। स्तर थोड़ा कम है, लेकिन कुनलुन पवित्र भूमि में अब बहुत कम लोग हैं, इसलिए कुछ न होने से तो बेहतर है। ये चेन अब भी थोड़ा असंतुष्ट था, इसलिए उसने 5 सच्चे अमर प्राणियों को प्रकट होने और उसे रिपोर्ट करने का विकल्प चुना। यदि किसी अन्य पवित्र भूमि को पता चलता कि वह वास्तव में 5 सच्चे अमर प्राणियों की कमजोरी के कारण उनसे घृणा करता है, तो वे शायद क्रोध से मर जाते। क्षेत्र विभाजन, शरीर शोधन, chi प्रशिक्षण, नींव निर्माण, स्वर्ण अमृत, यौवनलिंग, देवताओं में रूपांतरित होना, शून्य का शोधन, शरीर का एकीकरण। महायान, कष्टों से मुक्ति, सच्चे अमर, पृथ्वी अमर, स्वर्गीय अमर, रहस्यमय अमर, अमर राजा, अमर सम्राट और अमर सम्राट। पिछले करोड़ों वर्षों में अमर सम्राट पूरी तरह से गायब हो गए प्रतीत होते हैं।
अधिकांश शिवानिक्सियन, अमर स्वामी और अमर राजा भी एकांत में साधना करते हैं और उच्चतर स्तरों के लिए प्रयासरत रहते हैं। पृथ्वी पर अभी भी सक्रिय शीर्ष शक्ति संपन्न लोग मूल रूप से सच्चे अमर, पृथ्वी के अमर और स्वर्ग के अमर हैं। किसी पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी का मूलभूत साधना स्तर अमरता के स्तर का होता है। इसलिए सच्चे अमर का साधना स्तर पहले से ही बहुत ऊंचा है। मैं ये कहने की हिम्मत नहीं करता कि वह जंगली अमरों की दुनिया में आसानी से चल सकता है, लेकिन कम से कम वह दुनिया में एक प्रसिद्ध हस्ती तो है ही। क्या वह एक साथ 5 पुनर्तः वफादार सच्चे अमर प्राणियों को प्राप्त करने से भी संतुष्ट नहीं है? ये पहले से ही एक बहुत मजबूत लड़ाकू बल है। ये चेन ने ज्ञानोदय की चाय के पेड़ को वास्तविकता में उतारा और उसे स्वचालित रूप से पीछे के पहाड़ में लगा दिया। अब जब मुख्य महल बन चुका है, तो ये पहाड़ी की चोटी नहीं, बल्कि एक विशाल, लहरदार महल बन गया है। इस क्षेत्र में आकाश और पृथ्वी के नियम बदल गए हैं। ज्ञानोदय चाय का पेड़ 10 फीट लंबा होता है और इसकी पत्तियां घनी होती हैं। प्रत्येक पत्ती पर प्राकृतिक ताव पैटर्न उकेरा गया है, जिसका जादुई प्रभाव लोगों को ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होता है। हॉन्गमैन के मूल शरीर को एकीकृत करो, ये चेन ने आदेश दिया। हॉन्गमैन आदिम शरीर संसार की शुरुआत में पाया जाने वाला पहला शरीर है। ये संसार की उत्पत्ति और हर चीज की शुरुआत का प्रतीक है। इस शारीरिक संरचना को व्यायाम के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शारीरिक संरचना स्वयं ही सबसे शक्तिशाली अस्तित्व है और इसे किसी भी दाव नियमों के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया जा सकता है। ये चेन के शरीर में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिससे दुनिया की मूल शक्ति उत्तेजित हो रही है। इससे न केवल निर्जन अमर लोग, बल्कि अनगिनत अन्य लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। विशाल संसार से परे तारों भरे आकाश की गहराइयों में रंगीन नियमों की शक्ति प्रकट होती है और वे एक साथ मिलकर एक नदी का रूप धारण करते हैं जो निरंतर प्रभाव डालती है और बहती रहती है। हुआंगजियान की विशाल दुनिया से ऊपर देखने पर आपको भव्य रंग और वह भय दिखाई देगा जो आपकी आत्मा तक पहुंच जाता है। इस विशाल जगत के अनगिनत शीर्ष शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। क्या ब्रह्मांड के अनगिनत नियम वास्तव में प्रकट हो चुके हैं? अनगिनत वर्षों से उन्होंने ऐसी किसी बात के बारे में कभी सुना ही नहीं था। इस समय कई शक्तिशाली अमर सम्राट भी चैन से नहीं बैठ सके, क्योंकि वे तारों भरे आकाश की गहराई से दूर से आ रहे भयानक महान नियम की आहट को महसूस कर रहे थे। आखिर हुआ क्या? क्या ये स्वर्ग और पृथ्वी का दर्शन है? असंभव। स्वर्ग और पृथ्वी का दर्शन तो केवल एक विशाल संसार तक ही सीमित है। ये तारों भरे आकाश में इतनी गहराई में कैसे प्रकट हो सकता है? कोई सम्राट बन गया है ना? जब मैं सम्राट बना था तब की खबरें तो आज की खबरों का 1% भी नहीं थी। दुनिया में हो रहे बड़े बदलावों के साथ अनंत काल तक चलने वाली एक बड़ी तबाही आएगी, है ना? महान दाव का कितना स्पष्ट नियम है। अगर मैं इसका कुछ हिस्सा भी समझ लूं तो मेरी शक्ति निश्चित रूप से अगले स्तर तक बढ़ जाएगी। अनेक अमर सम्राट गुप्त रूप से ब्रह्मांड की भयावह धारा को देख रहे हैं, जो अनगिनत महान नियमों के संघनन से पुनर्तः निर्मित है। वे अपने स्तर पर भी इसका कारण नहीं समझ सकते। ऐसे कई अमर राजा और शक्तिशाली अमर राजा भी हैं जिन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर नियमों को समझा है और अपनी शक्ति को बेतहाशा बढ़ाया है। कुछ शक्तिशाली पुरुष जो बहुत लंबे समय से अमर राजा के शिखर क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र को ढीला कर दिया है और अमर सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश करने के कगार पर हैं। दुनिया के सभी शक्तिशाली लोगों के लिए यह एक अभूतपूर्व अवसर है। ये चेन को यह नहीं पता था कि वह अभी अभी हॉन्गमैन के मूल शरीर के साथ जुड़ गया था, लेकिन इसने वास्तव में दुनिया में सनसनी पैदा कर दी। जल्द ही उनका विलय कार्य पूरा हो गया। हॉन्गमैन का मूल शरीर होना वाकई अलग बात है। मैं पूरे विश्व के नियमों का संगम हूँ। हम दोनों अमर सम्राट हैं और अभी मैं अपने 100 रूपों को आसानी से हरा सकता हूँ। ये चेन की आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। हालांकि अभी और अभी वह एक ही स्तर पर था, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों पर उसकी पकड़ बिल्कुल अलग थी। उसने अपनी हथेलियां खोली और उसकी हथेलियों में कानूनों की अनगिनत रेखाएं आपस में गुंथी हुई थीं। जब तक वह चाहे, वह किसी भी समय एक छोटी सी दुनिया बना सकता है। इसके अलावा यह एक पूरी तरह से छोटी दुनिया है, कोई छोटा सा गुप्त स्थान नहीं। सिस्टम प्रॉम्प्ट: आधे महीने में फुलोग पर्वत में एक प्रतिभा विनिमय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मेजबान से अनुरोध है कि वे उपयुक्त शिष्यों की तलाश करें। यदि आप किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं तो आपको उदार पुरस्कार प्राप्त होंगे। क्या दोबारा पाने के लिए कोई पुरस्कार है? क्या ये पुरस्कार बहुत आसान नहीं है? ये चेन ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी, फिर शून्य में यात्रा करते हुए ज्ञान के प्राचीन वृक्ष तक पहुंचा। टकरा जाना: ये चेन को देखकर ज्ञान के प्राचीन चाय वृक्ष ने अपनी शाखाओं को बड़े उत्साह से हिलाया।
चाय की पत्तियां हरी रोशनी से जगमगा उठी और उन पर ताओवाद के हजारों धागे लटक रहे थे। अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो बस आराम से सोइए और फिर आप आखिरकार अपनी शान दिखा सकते हैं। ये चेन प्राचीन वृक्ष के नीचे आराम से लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें आराम से बंद कर ली थी और विश्राम कर रहा था। अध्याय 5 सम्राट स्तरीय कौशल। श्रीली को भारी चोट लगी। मु यान अपनी ओर से मुख्य हॉल से निकलकर उस क्षेत्र की ओर चल पड़ा जहां उसके शिष्य रहते थे। गुरुजी ने मुझे अभ्यासों की एक पूरी किताब दी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे किस स्तर के हैं। वह नए सीखे गए कौशलों का अभ्यास करने के लिए बेताब था। इसी समय 5 हटे कट्टे आदमी उनकी ओर बढ़े। उनके आभास से दिल दहला देने वाली शक्ति उत्पन्न हो रही थी और मु यान अनायास ही रुक गई। डरिए मत, हम पांचों इस संप्रदाय के वरिष्ठ सदस्य हैं और संप्रदाय के गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। उन बड़े आदमियों में से एक ने मु यान को देखकर दोस्ताना मुस्कान दी। उसकी बात सुनकर मु यान की घबराहट कम हो गई। पता चला कि वह संप्रदाय में एक वरिष्ठ सदस्य है, इसलिए वह उन्हीं में से एक है। हालांकि कुनलुन पवित्र भूमि में गुरु जैसे शक्तिशाली व्यक्ति के विराजमान होने के कारण दूसरों के लिए संप्रदाय में घुसपैठ करके परेशानी पैदा करना असंभव है। शिष्य मु यान, मैं कई वरिष्ठों से मिल चुका हूँ। मु यान ने अपने हाथों को जोड़कर कहा। जब वे पांचों लोग चले गए तो उसने राहत की सांस ली और जल्दी से उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसके शिष्य रहते थे। श्रीली, जो काफी समय से चुप थे, आखिरकार प्रकट हुए। ये जगह बहुत डरावनी है। सांस लेने की तो बात ही छोड़ो, हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मु यान के दिल में श्रीली की भयभीत आवाज गूंज उठी। श्रीली, चिंता मत करो, ये कुनलुन पवित्र भूमि है। मैं पहले से ही यहाँ का शीर्ष शिष्य हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। मु यान मुस्कुराए और उसे दिलासा देते हुए बोली कि उसे पूरा भरोसा है कि गुरु उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वैसे भी श्रीली चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे तो बस एक अधूरी आत्मा है। गुरु की क्षमता को देखते हुए उन्हें किसी कमजोर बची हुई आत्मा में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। यहाँ तक कि मु यान को भी इस बात का एहसास नहीं था कि वह अतीत में हमेशा श्रीली को सबसे शक्तिशाली आदर्श मानता था, लेकिन अब वह श्रीली की साधना को कमतर नहीं आंकता था। उच्च स्तर की शक्ति का अनुभव करने के बाद लोगों की दृष्टि में सुधार होगा। वैसे आपके गुरु ने आपको क्या बताया? श्रीली ने संदेहपूर्वक पूछा। ये सुनकर मु यान अपनी खुशी नहीं रोक पाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी ने मेरी योग्यता सुधारने में मदद की। अब मैं जन्मजात अग्नि तत्व से संपन्न नहीं हूँ। योग्यता में सुधार हुआ है। असली है या नकली, मुझे देखने दीजिए। ली लाओ ने हिचकिचाहट के साथ मु यान के शरीर पर कब्जा कर लिया और वह इस शरीर से निकलने वाली गर्मी और शक्ति को महसूस करके हैरान रह गया। इसकी ताकत पहले से दर्जनों या सैकड़ों गुना अधिक है। ये कैसा शरीर है? तुम तो आग के गोले की तरह हो। मैंने इतना शक्तिशाली शरीर पहले कभी नहीं देखा। श्रीली भय से चीख उठे। मु यान ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, गुरुजी ने कहा कि यह ज्वाला आत्मा का पवित्र शरीर है, लेकिन मुझे विशिष्ट स्थिति का पता नहीं है। ज्वाला आत्मा का पवित्र शरीर शब्द सुनते ही श्रीली वहीं स्तब्ध रह गए। वे काफी देर तक चुप रहे और उनका दिल तूफानी समुद्र की तरह बेतहाशा धड़क रहा था। श्रीली, आपको क्या हुआ है? क्या आप ठीक हैं? मु यान ने चिंता से पूछा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा हैरान हूँ। मु यान, क्या तुम जानती हो ज्वाला आत्मा का पवित्र शरीर क्या है? ये ज्वालाओं के उद्गम के सबसे निकट स्थित पौराणिक शरीर है। यह अग्नि आत्मा की जड़ जैसा कुछ है। ज्वाला आत्मा के पवित्र शरीर के सामने तो कुछ भी नहीं। तुम्हारा ये गुरु कौन है? क्या वह सचमुच तुम्हारे शरीर को ज्वाला आत्मा के पवित्र शरीर में परिवर्तित कर सकता है? श्रीली के स्वर में अविश्वास झलक रहा था। उनके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति भी, जो आग से खेल रहा था, उसने कभी ज्वाला आत्मा पवित्र शरीर नहीं देखा था। एक समय उन्हें लगता था कि यह महज एक मनगढ़ंत कहानी है। क्या आपको इसे अपनी आंखों से देखने की उम्मीद नहीं थी? उनके लिए तो ये पहले से ही एक मिथक है। मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुजी अवश्य ही सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक होंगे। वैसे मैं अभी अभी 5 संप्रदाय के वरिष्ठों से मिला और उनकी आभा देवताओं की आभा से भी अधिक शक्तिशाली है। मु यान ने उत्साहपूर्वक श्रीली को अपने देखे और सुने हुए किस्से सुनाए। कुनलुन पवित्र भूमि पर पहुंचने के बाद उसे लगा कि उसके पिछले अनुभव बहुत ही तुच्छ थे। क्या ये शून्यता शोधन काल है, या एकीकरण काल, या फिर यह महायान काल है? श्रीली को इस बात की भी बहुत जिज्ञासा है कि कुनलुन पवित्र भूमि किस प्रकार का संप्रदाय है। प्राचीन विश्व के सभी पवित्र स्थान प्रसिद्ध महाशक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने कुनलुन पवित्र भूमि के बारे में कभी नहीं सुना। क्या ये कोई गुप्त संप्रदाय हो सकता है?
अपने जीवन काल में वे महायान भिक्षु थे। वे अत्यंत शक्तिशाली थे और आकाश में अग्नि को नियंत्रित करने की कला में निपुण थे। लेकिन ये चेन का सामना करते समय वह सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वैसे अब आप ज्वाला आत्मा के पवित्र शरीर हैं। मेरी जलती हुई स्वर्ग तकनीक का अभ्यास करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यह एक जादुई कौशल है जो निरंतर विकसित हो सकता है और भविष्य में अमरता के स्तर तक भी पहुंच सकता है। श्री ली ने उत्तेजित होकर चिल्लाया और फिर एक जेड स्लिप निकाली जिसे उन्होंने जलते स्वर्ग की तकनीक कहा। कुंग फू स्तर, नश्वर स्तर, आध्यात्मिक स्तर, रहस्यमय स्तर, राजा स्तर, संत स्तर, अमर स्तर, सम्राट स्तर। इसे मत देखो, यह अभी केवल आध्यात्मिक स्तर की तकनीक है। तुम्हारी योग्यताओं के साथ तुम कई परी अग्नियों को निगलकर इसे अमर स्तर की तकनीक में बदल सकते हो। श्री ली ने गर्व से बताया कि यह एक ऐसा खजाना था जिसे उन्होंने अपने जीवनकाल में बहुत कीमत चुकाकर हासिल किया था और यह उनका सबसे बड़ा रहस्य था। अमर स्तर के कौशल मू यान को सच्चे अमरों के स्तर तक पहुंचने में सक्षम बना सकते हैं। किसी भी सेना में अमर स्तर की तकनीकें दुर्लभ होती हैं। अपने हाथ में रखी जैद की पर्ची को देखते हुए मू यान हिचकिचाया। श्री ली ने महसूस किया कि उसमें कुछ गड़बड़ है और उन्होंने पूछे बिना नहीं रह सके, मू यान, क्या बात है? क्या तुम्हें बर्निंग हेवन आर्ट पसंद नहीं है? श्री ली को लगा कि मू यान बर्निंग हेवन टेक्निक की विकास विशेषताओं पर संदेह कर रही है। आखिरकार एक उन्नत तकनीक भरोसेमंद नहीं लगती। जब वह कुछ और शब्द समझाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी मू यान ने सिर हिलाकर कहा, श्रीमान ली, दरअसल गुरुजी ने मुझे अभ्यास पहले ही दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि यही मेरे लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास है। ये सुनकर श्री ली ने अविश्वास से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उन्होंने माना कि कुनलुन पवित्र भूमि के स्वामी रहस्यमय और शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी जलती हुई स्वर्ग कला कोई मजाक नहीं थी। क्या बर्निंग हेवन टेक्निक से बेहतर कोई तकनीक है? इसे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे लिए इसे देख लूंगा, श्री ली ने गुस्से में बोलते हुए कहा। मू यान ने अंतरिक्ष वलय से ज्वलंत स्क्रॉल निकाला। पूरे कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया और यहाँ तक कि श्री ली की आत्मा भी असहज रूप से जलने लगी। वाह, क्या शानदार पांडुलिपि है! श्री ली के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। स्क्रॉल की सतह से चिपकी ज्वालाएं इस तरह फट पड़ीं। स्क्रॉल स्वयं कितना शक्तिशाली होगा! मू यान ने भी बड़ी उत्सुकता से उस स्क्रॉल को खोला। उस पर 3 शब्द अग्नि देवता तकनीक लिखे थे, उसके बाद 2 छोटे शब्द सम्राट स्तर लिखे थे। श्री ली और मू यान दोनों के मन में हलचल मच गई। सम्राट स्तर, ये तो सम्राट स्तर की तकनीक है। केवल अमर सम्राट ही सम्राट स्तरीय अभ्यासों का सृजन कर सकते हैं। प्रत्येक सम्राट स्तरीय अभ्यास पवित्र भूमि का एक पवित्र खजाना और एक अलौकिक शक्ति का आधार है। अब सम्राट स्तर के कौशल प्राप्त करने से अमर सम्राट बनने की थोड़ी सी भी संभावना है। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन अनगिनत अभ्यासकर्ताओं के लिए यह उन्हें पागल करने के लिए काफी है। नींव स्थापना चरण के केवल 7वें स्तर पर मौजूद एक युवक को सम्राट स्तर की तकनीक अनायास ही सिखाना। मुझे डर है कि पूरे वन्य अमर जगत में कोई भी इस तरह का साहस हासिल नहीं कर सकता। सम्राट स्तर की अग्नि देवता तकनीक की तुलना में उसकी अमर स्तर की जलती हुई आकाश तकनीक कचरे के समान है, यहाँ तक कि एक कुत्ता भी उसकी ओर नहीं देखेगा। श्री ली और मू यान को सदमे से उबरने में काफी समय लगा। अभी अभी तो वे बोलने की क्षमता खो बैठे थे और पूरी तरह से अवाक थे। अब जबकि आपके पास अग्नि देवता कला है, तो मेरी जलती हुई स्वर्ग कला वास्तव में आपके लिए उपयुक्त नहीं है। श्री ली ने थोड़ा शर्मिंदा और थोड़ा निराश होकर कहा, जो अनमोल खजाना मैंने छिपा रखा है वह दूसरों की नजरों में कचरे से भी बदतर है। क्या ये चौंकाने वाली बात नहीं है? मू यान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इससे बेहतर तरीके से कैसे दिलासा दे। ये चेन की तुलना में ली श्रीमान सचमुच बुरी तरह असफल रहे। नहीं, ये कहना चाहिए कि श्रीली ये चेन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। श्रीली, शायद एक दिन मैं गुरुजी से बात कर सकूं और उनसे आपकी भी मदद करने के लिए कह सकूं, मू यान ने कहा। श्रीली एक अवशिष्ट आत्मा है और उनकी सबसे बड़ी इच्छा अपने शरीर को संकुचित करना है। उन्हें विश्वास था कि अपने गुरु की क्षमता से वे इसे आसानी से कर सकेंगे। क्या ये संभव है? श्री ली थोड़े भावुक हो गए। हालांकि उनकी बातचीत जारी रहने से पहले ही श्री ली का चेहरा बेहद भयभीत हो गया, क्योंकि एक अप्रतिरोध्य भयानक शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया और शून्य में खींच लिया। एल्डर ली, मू यान ने बेचैनी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह कुछ भी नहीं पकड़ पाए। शिष्य, मैं उसे बुला लूंगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम शांति से अभ्यास कर सकते हो।
सौभाग्यवश अगले ही पल ये चेन की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अब मुयान को राहत महसूस हुई। चूंकि यह गुरु का काम था, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं थी। गुरु की शक्ति को देखते हुए ऐसा लगता था कि उनके शरीर में बची हुई आत्मा का पता लगाना मुश्किल नहीं होगा। अध्याय 6 संप्रदाय के नेता की चौंकाने वाली शक्ति, नया शरीर। ये चेन के वश में रहे श्रीली को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा है। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने पाया कि वे एक हॉल में आ गए हैं। ये हॉल भयावह दबाव से भरा हुआ है। यहाँ उसकी बची खुची आत्मा एक चींटी की तरह है जो किसी भी क्षण कुचलकर मर सकती है। उसने भयभीत होकर ऊपर देखा तो सिंहासन पर एक लंबा चौड़ा व्यक्ति बैठा हुआ था। हजारों लोग उस व्यक्ति को घेरे हुए थे और तेज रोशनी ने उसे इस कदर घेर रखा था कि उसका असली चेहरा देखना मुश्किल हो रहा था। अगर आपका अनुमान सही है तो यह व्यक्ति मू यान का गुरु होना चाहिए, है ना? जूनियर ली याओ, मैं मिल चुका हूं। मैं अपने सीनियर से मिल चुका हूं। श्री ली घुटनों के बल गिर पड़े और उठने की हिम्मत नहीं कर पाए। ऐसे अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए, जिसकी शक्ति की वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, उसने जरा भी क्रोध करने का साहस नहीं किया और महायान भिक्षु का अहंकार चूर चूर हो गया। ली याओ एक महायान भिक्षु जो अग्नि विद्या और औषधि शोधन में निपुण थे। ये चेन की ठंडी आवाज ऊपर से आए। सौभाग्यवश श्री ली अब एक अविभाजित आत्मा है, अन्यथा उनका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया होता। फिर भी उनकी शेष आत्मा डगमगा रही थी, मानो किसी भी क्षण विलीन हो जाएगी। वरिष्ठ, इस कनिष्ठ शिष्य का आपके वरिष्ठ शिष्य मू यान से अच्छा संबंध है। इस कनिष्ठ शिष्य का कभी कोई बुरा इरादा नहीं रहा है। कृपया मुझे बताएं, वरिष्ठ। श्री ली को समझ नहीं आया कि यह बड़ा आदमी उन्हें यहाँ क्यों लाया है। खैर, उन्हें पहले उनसे घनिष्ठ संबंध बनाने चाहिए और अपनी जान बचानी चाहिए। ये चेन ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन इस भव्यता ने ही श्री ली को इतना भयभीत कर दिया कि वे अंदर तक हिल गए। मैं तुम्हें एक भौतिक शरीर दे सकता हूँ। अब से तुम मेरी कुनलुन पवित्र भूमि में काम कर सकते हो। ये चेन ने बात की। ये सुनकर श्रीली बहुत हैरान हुए और उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। क्या ये बड़ा आदमी सचमुच उसके शरीर को संकुचित करने में मदद करना चाहता है? क्या आपको वाकई यह सम्मान प्राप्त है? फिर वह आश्चर्य से कांप उठा। दूसरे पक्ष की ताकत, पहचान और रुतबे को देखते हुए इस कमजोर बची हुई आत्मा को धोखा देने के लिए झूठ गढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। और कुछ नहीं तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर सचमुच मेरे सामने आ गया है। वरिष्ठ हो या कनिष्ठ, सब कुछ करने को तैयार हैं। श्री ली ने उत्साह से पागलों की तरह सिर झुकाया। उससे ऊपर स्थित ये चेन ने उसकी ओर अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से विभिन्न मार्गों के नियमों की रंगीन रेखाएं निकली और रहस्यमय शक्ति ने श्री ली की शेष आत्मा को घेर लिया। श्री ली को ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी आत्मा का अंश स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे मौलिक नियमों को छू चुका हो। यह एक सृजनात्मक शक्ति थी। उनका भौतिक शरीर निर्मित हो रहा है। पहले मांसपेशियां और हड्डियां बनी, फिर रक्त वाहिकाएं दिखाई देने लगी और अंत में मांस और रक्त ने पूरे शरीर को ढक लिया, जिससे एक नया शरीर बन गया। इस समय श्री ली को पहले कभी न महसूस होने वाला सुकून और आजादी का अनुभव हुआ। अपने हाथों को देखते हुए उसने घबराहट में अपना चेहरा छुआ। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा। अपने शरीर को संघनित करने के लिए उसने मू यान पर अपनी आशा रखी, यह आशा करते हुए कि मू यान के मजबूत होने तक वह इंतजार करेगा और फिर अपने शरीर को परिष्कृत करने के लिए सामग्री ढूंढेगा। उनके लिए यह बेहद मुश्किल काम है और यह एक लंबा इंतजार साबित होने वाला है। लेकिन अब पलक झपकते ही उसे सचमुच एक नया शरीर मिल गया है। दर्द होने के बावजूद वह अपने शरीर को लगातार मलता रहा, फिर भी यह सब कुछ बहुत ही अवास्तविक सा लग रहा था। क्या वाकई में वो सब हासिल करना इतना आसान है जिसका मैंने हमेशा सपना देखा है? हाँ, मुझे सचमुच एक नया शरीर मिल गया है। मैं फिर से जीवित हो गया हूँ। अंत में श्री ली इतने उत्साहित हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आखिरकार वह अब एक उदास आत्मा नहीं रहे और उन्हें अब भूत प्रेत के घर के लोगों द्वारा पीछा किए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। उस प्रबल शक्ति को महसूस करते हुए उसे पता चल गया कि सब कुछ वास्तविक था। धन्यवाद गुरुजी। मैं कुनलुन की पवित्र भूमि की रक्षा अपने प्राणों की रक्षा करके करूंगा। मैं अपने गुरुजी के बताए मार्ग पर अवश्य चलूंगा। श्री ली घुटनों के बल बैठ गए और कई बार प्रणाम किया और ये चेन की दयालुता का बदला चुकाने के लिए अपने जीवन की कसम खाए। ये चेन शांत दिख रहा था। भले ही श्री ली ने कसम न खाए हो, फिर भी उनके पास अपने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने के साधन मौजूद थे।
जो भी कुनलुन पवित्र भूमि में शामिल होगा उसका रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज हो जाएगा। उसके एक ही विचार से जो भी कुनलुन पवित्र भूमि के साथ विश्वासघात करेगा उसे दफन स्थान भी नहीं मिलेगा। इसलिए उसे किसी के विद्रोह करने की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नीचे जाओ, आज से तुम मेरे कुनलुन पवित्र भूमि के बाह्य प्रमुख रहोगे, ये चेन ने कहा। उनकी रुचि श्रीली की उत्कृष्ट रसायन विद्या में है। भविष्य में कुनलुन पवित्र भूमि का विस्तार तेजी से होगा और वे विभिन्न प्रतिभाओं की भर्ती भी करेंगे। मैं संप्रदाय के गुरु के आदेश का पालन करूंगा। श्रीली भी बहुत समझदार थे और उन्होंने तुरंत अपना रुख बदल लिया। जब वह हॉल से बाहर निकला तो उसका सिर चकरा रहा था। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, क्या सच में मेरा एक भौतिक शरीर है? उसने अपने हाथों की ओर देखा और संप्रदाय के गुरु के रहस्य को लेकर आह भरी। यदि आप एक नए शरीर को निखारना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी सामग्री एकत्र करनी होगी, बहुत सारी तैयारियों से गुजरना होगा और यहाँ तक कि विफलता की संभावना भी बहुत अधिक होगी। मु यान की मदद के बावजूद भी वह भविष्य में अपनी सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था। लेकिन संप्रदाय के गुरु ने बस अपना हाथ उठाया और अपना सपना साकार कर लिया। ये किस प्रकार की चौंकाने वाली शक्ति है! अपने शरीर में प्रवाहित हो रही शक्ति को ध्यानपूर्वक महसूस करने के बाद श्री ली ने विस्मयबोध से कहा, इस ऐसी शुद्ध शक्ति, क्या इस शरीर की गुणवत्ता बहुत उच्च नहीं है? योग्यता के मामले में नया निकाय पुराने निकाय से अनगिनत गुना बेहतर है। अतीत में उनकी सर्वोच्च उपलब्धि महायान अवस्था थी। इस बार उन्हें विश्वास था कि वे निश्चित रूप से महायान अवस्था को पार कर सकते हैं और यहाँ तक कि सच्चे अमर या उससे भी उच्चतर स्तर तक पहुंच सकते हैं। धमाका! उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली और पता चला कि यह शून्य शोधन चरण था। श्री ली इतने उत्साहित थे कि वे खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या! इसी समय उसने 5 लोगों को मुख्य हॉल की ओर तेजी से चलते हुए देखा और अचानक उसे मु यान की पहले कही हुई बात याद आ गई कि जब वह वापस आया तो उसने 5 लोगों को अथाह आभा के साथ देखा था। क्या ये वही लोग हो सकते हैं? मैं हमारे संप्रदाय का वरिष्ठ सदस्य ली याओ हूँ। मैं कई साथी ताओवादियों से मिल चुका हूँ। श्री ली मुस्कुराए और 5 लोगों को सौंप दिया। हम 5 अपने संप्रदाय के बाहरी वरिष्ठ हैं। हम सब अपने अपने लोग हैं। मेरा नाम बॉस झांग है। ये हैं झांग लाओ एर, झांग लाओ सांग, झांग लाओ सी और झांग लाओ वो। बाहर स्थित बुजुर्ग श्री झांग ने भी श्रीली का मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हम सभी कुनलुन की पवित्र भूमि से संबंध रखते हैं, इसलिए ज्यादा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीली को मन ही मन हंसी आ गई। इन 5 लोगों के नाम इतने बेतरतीब थे, लेकिन उन्हें याद रखना आसान था। एक दूसरे को नमस्कार करने के बाद दोनों पक्ष अलग अलग चले गए। उन 5 की पीठों को देखकर श्रीली के मन में एक विचार आया। वह बॉस झांग और उन 5 की ताकत का परीक्षण करना चाहते थे। हम सभी बाहरी संप्रदाय के बुजुर्ग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि वे लगभग एक जैसे ही होने चाहिए, है ना? अब जबकि मैं शून्य शोधन चरण में हूं, मुझे अब कमजोर नहीं माना जाता। इसलिए श्रीली ने कई लोगों की वास्तविकता का पता लगाने के लिए आध्यात्मिक चेतना की एक किरण छोड़ी। परिणामस्वरूप बॉस झांग और अन्य 5 लोगों तक पहुंचने से पहले ही उन्हें एक अतुलनीय रूप से विशाल बल द्वारा वापस धकेल दिया गया। श्रीली दर्द से कराह उठे, अपने पैरों पर लड़खड़ा गए और लगभग जमीन पर गिर ही पड़े। कितनी जबरदस्त शक्ति है! असीम! ये निश्चित रूप से शून्य शोधन स्तर से भी ऊपर है। नहीं, बल्कि यह कहना चाहिए कि यह निश्चित रूप से महायान स्तर से भी ऊपर है। वे महायान अवस्था के भिक्षु थे। वे भली भांति जानते थे कि महायान अवस्था में कभी भी इतनी भयानक शक्ति नहीं हो सकती। क्या ये कष्ट की अवस्था हो सकती है? श्रीली के मन में एक और भी भयावह आशंका उत्पन्न हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच अमर लोगों के लोक में पहुंच गए हों? कितनी सुंदर परी है! एक पौराणिक लोक जो नश्वर और अमर को अलग करता है। जब आप सच्चे अमरलोक में पहुंचते हैं तभी आप अपने शरीर और आत्मा की आंशिक स्वतंत्रता को सही मायने में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे अमरलोक में महान भिक्षुओं की आयु लंबी होती है और वे आसानी से दसियों हजार वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। क्या यही कुनलुन पवित्र भूमि की ताकत है? श्रीली निराश नहीं हुए, बल्कि उत्साह से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उन्हें कई जन्मों तक ऐसे शक्तिशाली और रहस्यमय संप्रदाय में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। भविष्य में मैं निश्चित रूप से सच्ची अमरता के क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होऊंगा। इस तरह आप अपने संप्रदाय के गुरु की प्रतिभाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतर सकते हैं। इस समय तक बॉस झांग और अन्य 5 लोग मुख्य हॉल में प्रवेश कर चुके थे। ये चेन ने उन्हें कुछ बातें बताईं और गायब होने से पहले उनसे संप्रदाय के कुछ मामलों का ध्यान रखने को कहा।
बॉस झांग और अन्य लोग संप्रदाय गुरु के शरीर को धीरे धीरे प्रकाश में बदलते देख बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। संप्रदाय गुरु से यही उम्मीद थी, वे इतने शक्तिशाली हैं लेकिन वे तो केवल एक अवतार हैं। यहाँ तक कि अवतार भी उन्हें चींटियों की तरह मान सकता है, तो असली शरीर कितना मजबूत होना चाहिए। चूंकि कुनलुन पवित्र भूमि की स्थापना अभी हाल ही में हुई है, इसलिए कई स्थान अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है और कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, इसलिए बॉस झांग और उन पांचों का काम आसान माना जाता है। 10 दिन जल्दी बीत गए। 10 दिनों के भीतर ही सबसे वरिष्ठ शिष्य मू यान की शक्ति में भी अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुके हैं। अध्याय 7 कार्यों का निर्वहन, मू परिवार प्रतियोगिता। घर के अंदर मू यान साधना में तल्लीन थी। वह कई कीमती सामग्रियों से बने एक गद्दे पर पालथी मारकर बैठा था। अभ्यास की मुद्रा में उसके शरीर से लगातार शक्तिशाली आभाएं बाहरी दुनिया में प्रवाहित हो रही थीं। उसके शरीर से भयंकर लपटें निकली, जिससे उसका पूरा शरीर भयानक रूप से उच्च तापमान वाली आग के गोले में बदल गया। मू यान अपनी मुद्राओं को बदलता रहता है और लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित करता रहता है। अग्नि देवता तकनीक। मू यान ने अपने मुख से एक शुद्ध पे निकाला और उसके चारों ओर फैली आकाश और पृथ्वी की ऊर्जा तेजी से उसके शरीर में समा गई। शरीर के बाहर ज्वाला के सार से गुजरने के बाद ये शक्ति अत्यंत शुद्ध हो गई। ज्वाला आत्मा के पवित्र शरीर और ईश्वर स्तरीय कौशल अग्निदेव तकनीक के साथ उसकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। 10 दिनों में ही इसने नींव निर्माण चरण के 7वें स्तर से स्वर्णिम अमृत चरण के 3रे स्तर तक अभूतपूर्व प्रगति की है। आपको पता है, अभी तो सिर्फ 10 दिन ही हुए हैं। इस तरह की साधना की गति कहीं भी काफी डरावनी होती है। प्राचीन जगत की सर्वोच्च शक्तियों की तो बात ही छोड़िए, पवित्र भूमि के संत और धर्मात्मा भी इस स्तर तक नहीं पहुंच सकते। मू यान के कठिन प्रशिक्षण के तहत उसकी आभा फिर से बढ़ गई और उसने वास्तव में गोल्डन कोर चरण के 4थे स्तर को पार कर लिया। आखिरकार एक बड़ी सफलता मिली। मू यान ने उत्साह से एक गहरी सांस छोड़ी, अपने शरीर में उमड़ती शक्ति को महसूस करते हुए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, ज्वाला आत्मा का पवित्र शरीर इतना भयानक है। सम्राट स्तरीय कौशल के साथ मिलकर ये वास्तव में अजेय है। वह पहले ये सोचता था कि श्रीली से मिलना और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करना सबसे सौभाग्य की बात थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि कुनलुन पवित्र भूमि में शामिल होना उसके कई जन्मों की मेहनत का फल है। उसके गुरु ने उसके शरीर को रूपांतरित करने में मदद की और उसे सम्राट स्तरीय कौशल प्रदान किए। इतनी बड़ी कृपा का बदला चुकाने का कोई तरीका नहीं है। मैं कभी एक हारा हुआ इंसान था जिस पर दूसरे लोग हंसते थे, लेकिन अब मैं एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसकी सब प्रशंसा करें। अब समय आ गया है कि मैं मू परिवार द्वारा मुझे पहुंचाई गई सारी बेइज्जती का बदला लूं। जब मू यान को अपने परिवार के भीतर झेले गए सभी अपमानों की याद आई, तो उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर वह मुख्य हॉल में आया और ये चेन से मिलने की इच्छा जताई। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ निवेदन करना है। आज मू परिवार की पारिवारिक प्रतियोगिता है। मैं घर जाकर अपने सारे अपमान मिटाना चाहता हूँ। कृपया मुझे इसकी अनुमति दें। मू यान ने आदरपूर्वक हाथ झुकाए। वह कभी मू परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली सदस्य और मू परिवार के भविष्य की आशा था। हर कोई उसे अपने हाथों में थामे रहता था, लेकिन एक दिन उसकी शक्ति अचानक कम हो गई और वह अभ्यास करने में असमर्थ हो गया। उसके शरीर में समाहित सारी शक्ति एक कीचड़ से भरी गाय के समुद्र में समा जाने की तरह गायब हो गई। उसके बाद से वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से, जिसकी हर कोई प्रशंसा करता था, एक ऐसे असफल व्यक्ति में बदल गया जिसका हर कोई उपहास उड़ाता था। जो लोग कभी उनके सामने सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे, अब उन्हीं के सामने उनका उपहास करने का साहस करने लगे। उस पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुचलना ही उनका सबसे बड़ा आनंद था। हताश मू यान मू परिवार द्वारा तिरस्कृत नहीं होना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से घर से भाग गया और अभ्यास करने का रास्ता खोजना चाहता था। श्रीली की शेष आत्मा, जो उनके शरीर में सो रही थी, को जागने में ज्यादा समय नहीं लगा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि श्रीली उनकी ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, क्योंकि वर्षों से उनकी साधना में गिरावट आ गई थी और वे अभ्यास करने में असमर्थ थे। उस समय उसने सोचा था कि उसने अपनी प्रतिभा की योग्यताएं पुनः प्राप्त कर ली है और जल्द ही मू परिवार में वापस लौटकर उन सभी को चुप करा देगा जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था। अब जब वह कुनलुन की पवित्र भूमि में प्रवेश कर चुका है, तो उसकी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और वह स्वर्ण कोर चरण के 4थे स्तर की शक्ति के साथ घर लौटा है। क्या इससे सभी दर्शक सीधे तौर पर मारे नहीं जाएंगे? ये चेन ने मू यान की रिपोर्ट सुनी और उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी। डिंग।
मिशन शुरू हो गया है। वरिष्ठ शिष्य मू यान को उनका सम्मान वापस मिल गया है और मिशन पूरा होने के अनुसार पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं। इस कार्य ने ये चेन की थोड़ी दिलचस्पी जगा दी। तो क्या इससे भी कार्य शुरू हो सकते हैं और पुरस्कार मिल सकते हैं? इस कार्य के विवरण को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि इनाम अच्छा होगा या नहीं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मू यान इस कार्य को कितनी अच्छी तरह से पूरा करती है। यदि कार्य की पूर्णता का स्तर पर्याप्त रूप से उच्च है तो पुरस्कार निश्चित रूप से सर्वोत्तम होगा। शिष्य, मेरे गुरु ने तुम्हें वापस जाने की अनुमति दे दी है। तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम कुनलुन पवित्र भूमि के महान शिष्य हो और मेरे प्रत्यक्ष शिष्य हो। आप जो भी करें, चिंता न करें। आपके पीछे कुनलुन की पवित्र भूमि है। ये सुनकर मू यान चौंक गया और कृतज्ञतापूर्वक मुट्ठी भींचते हुए बोला, गुरुजी, आपकी अनुमति के लिए धन्यवाद। ये शिष्य कभी भी हमारे संप्रदाय को शर्मिंदा नहीं करेगा। बड़े झांग लाओसी, कृपया मू यान के साथ बाहर जाए। ये चेन ने आदेश दिया और फिर वह आकृति शून्य में विलीन होकर गायब हो गई। अनुमति मिलने के बाद झांग लाओसी और मू यान एक साथ पहाड़ से नीचे उतर गए। डॉट 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 मू परिवार में इस समय काफी चहल पहल है क्योंकि 10 साल में एक बार होने वाली पारिवारिक प्रतियोगिता आज आयोजित हो रही है। पूरा मू परिवार इस बात पर चर्चा कर रहा है कि इस पारिवारिक प्रतियोगिता में पहला स्थान कौन हासिल कर सकता है। मुझे लगता है कि मू टिंगटिंग अच्छी है। वह हमारे परिवार की गौरवान्वित बेटी है। उन्हें दूसरी श्रेणी की प्रतिभा माना जाता है। आपने ये भी कहा कि टिंगटिंग केवल दूसरी प्रतिभाशाली है। नंबर 1 तो निश्चित रूप से पहला प्रतिभाशाली भाई मूकुन है। भाई मूकुन वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्हें नंबर 1 जीनियस के रूप में मान्यता प्राप्त है। विशाल पारिवारिक परिसर में मू परिवार के कई युवा उत्साहपूर्वक चैंपियनशिप के लिए अपने मजबूत उम्मीदवारों के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने जिन 2 लोगों का जिक्र किया, मू टिंगटिंग और मू कुन, वे दोनों ही बेहद प्रतिभाशाली और खूबसूरत लोग थे। मू टिंगटिंग नींव निर्माण के चरण के 5वें स्तर पर है और मू कुन नींव निर्माण के चरण के भयावह 6ठे स्तर पर पहुंच चुका है। आसपास के कई परिवारों के युवा प्रतिभाशाली बच्चों को देखते हुए कोई भी इस स्तर की क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन इसी समय भीड़ में से किसी ने कमजोर आवाज में कहा, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है तो वह मू यान ही होनी चाहिए। जब मू यान नाम सामने आया तो अभी का जीवंत माहौल अचानक शांत हो गया और इन युवाओं के भावों में भी कुछ बदलाव दिखाई दिए। और जिस व्यक्ति ने मू यान का जिक्र किया था वह भी जानता था कि उसने गलत बात कह दी है और उसने जल्दी से अपनी गर्दन सिकोड़ ली और भीड़ में छिप गया, अपना सिर दिखाने की हिम्मत नहीं की। काफी देर बाद किसी ने अफसोस जताते हुए कहा, क्या यह मू यान है? ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। कुछ साल पहले ही वह नींव निर्माण के चरण तक पहुंच गया था। अगर सब ठीक रहा तो अब तक वह कम से कम नींव निर्माण के 7वें स्तर पर या शायद 8वें स्तर पर भी पहुंच गया होगा, है ना? वह एक प्रख्यात प्रतिभा है, लेकिन ये खेद की बात है कि उसका हुनर व्यर्थ चला गया। तुमने तो ये भी कहा था कि ये तो बस बीते दिनों की बात है। उसके परिवार छोड़ने के बाद से कोई खबर नहीं मिली है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी मौत कहाँ हुई। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि बस खाओ और जब तुम हार जाओ तब मरने का इंतजार करो? बाहर जाकर मरना तो हास्यास्पद और मूर्खतापूर्ण है। हा हा हा। उस समय ये युवा उस प्रतिभाशाली व्यक्ति पर हंसने में जरा भी संकोच नहीं करते थे, मानो इस व्यवहार से उन्हें श्रेष्ठता का सर्वोच्च बोध हो जाता हो। जब कई लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे तभी एक ठंडी आवाज में एक लड़की ने उन्हें टोकते हुए कहा, चुप रहो। भले ही मू यान अब निकम्मा हो गया है, लेकिन उसने एक समय परिवार के लिए योगदान दिया था। ये शब्द दोबारा मत बोलना। कई लोगों ने मुड़कर देखा तो एक लड़की लाल रंग के कपड़े पहने हुए, कमर पर कसी हुई बेल्ट लगाए हुए, अपनी पतली कमर को खूबसूरती से उभारती हुई आती हुई दिखाई दी। जो व्यक्ति आ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि मू टिंगटिंग है। अरे, हम तो बस बकवास कर रहे थे, हम इसके बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे। कुछ लोग अजीब तरह से हंसे और जल्दी से तितर बितर हो गए। मू टिंगटिंग शक्तिशाली है और परिवार में उसका उच्च स्थान है, इसलिए वे उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। उनसे नजरें हटाते हुए मू टिंगटिंग को उस दुबले पतले युवक की याद आ गई। वह उस समय सचमुच बहुत तेजस्वी था। वह भी उसके पीछे पीछे चलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब हालात अलग हैं। प्रतिभावान लोग भी पतन की ओर अग्रसर हुए हैं। समय बदल गया है और उस दौर का युवक अब उसके सामने पेश होने के योग्य नहीं है। अध्याय 8 पूर्व प्रतिभाशाली मू यान की वापसी।
मुंह परिवार प्रतियोगिता अब शुरू होती है। जल्द ही मुंह परिवार के शीर्ष प्रबंधन ने घोषणा की कि प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। मुंह परिवार का हर युवक ऊर्जा से भरा हुआ था और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। ऊंचे मंच पर मुंह परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों ने युवाओं के प्रदर्शन पर उत्साहपूर्वक टिप्पणी की। टिंगटिंग वाकई बहुत अच्छी है। वह एक ही चाल में दुश्मन को हरा सकती है और उसके पास अभी भी कुछ ताकत बची है, जिसका मतलब है कि वह अभी तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंची है। ये बच्चा मुंह कुन भी ऐसा कर सकता है। उसने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के चौथे स्तर पर एक प्रतिद्वंद्वी को एक ही चाल में हरा दिया। यह इतना आसान नहीं है। उनके यहाँ होने से हमारे मुंह परिवार का भविष्य उज्जवल है। कई वरिष्ठ अधिकारी बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, लेकिन मू लेई नाम के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा उदास था, क्योंकि मू लेई मुयान के पिता थे। इस समय मुंह परिवार के महान बुजुर्ग ने कहा, इन प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हमारे मुंह परिवार को उन्हें विकसित करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। ये बहुत दुख की बात है। अगर पहले के सभी संसाधनों का इस्तेमाल बेकार की खेती में न किया जाता, तो मुंह कुन और टिंगटिंग का विकास और भी तेजी से हो सकता था। प्रथम बुजुर्ग का कुछ मतलब था और उनके लहजे में असंतोष झलक रहा था। क्या उनके मुंह में मौजूद गंदगी का इशारा मुंह यान की ओर नहीं था? मुंह यान को विकसित करने के लिए मुंह परिवार ने बहुत सारे संसाधन समर्पित किए। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, परिवार के कई वरिष्ठ सदस्यों ने सिर हिलाया, मानो वे मू लेई के लगातार बिगड़ते चेहरे को देख ही नहीं पा रहे हों। दूसरे बुजुर्ग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, उस लड़के मू यान ने हमारे बहुत सारे संसाधन बर्बाद कर दिए हैं। अगर हमें ये पता होता तो हमें उसे प्रशिक्षित करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। हाँ, हमने सोचा था कि वह मुंह परिवार का नेतृत्व करके गौरव हासिल कर सकता है, लेकिन कौन जानता है कि यह सब बेकार भी साबित हो सकता है या नहीं। अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मू यान का जमकर उपहास किया। उस समय मू यान की चमक इतनी तेज थी कि कई लोगों की चमक फीकी पड़ गई थी। दरअसल कई कबीलेवासी उससे असंतुष्ट थे। सौभाग्य से वह चला गया है। अन्यथा अगर वह परिवार में ही रहता और उसे मुफ्त में खाना पीना पड़ता, तो क्या ये परिवार के संसाधनों की और भी बड़ी बर्बादी नहीं होती। हे, उस बच्चे में भी हिम्मत है और वो अच्छे से बात करता है। वो अभ्यास करने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए बाहर जाना चाहता है, लेकिन कौन जानता है कि वो अब तक जिंदा है या नहीं। पहले बुजुर्ग, दूसरे बुजुर्ग और बाकी सभी ने भयावह ढंग से हंसा। उनके बगल में बैठे मू लेई के सीने में क्रोध का एक गोला उबल रहा था, जिसे वह हद से ज्यादा सहन कर चुका था और अब वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस करो, सब लोग चुप हो जाओ। जिंदान स्तर की साधना की एक लहर फूट पड़ी, जिससे पूरा स्थान शांत हो गया। मू लेई की आंखें लाल हो गई थीं और उन्होंने बड़े गुस्से से सबकी ओर देखते हुए जोर से कहा, मेरा बेटा प्रतिभाशाली होने के साथ साथ परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर चुका है। उस पर खर्च किए गए संसाधनों का वह हमेशा से हकदार रहा है। अब तुम क्या बात कर रहे हो? मेरा बेटा जरूर जिंदा वापस आएगा और चमकता रहेगा। मू लेई ने अपने बेटे पर कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। उन्हें पूरा विश्वास है कि जब मू यान वापस लौटेगा, तो मू परिवार में हर कोई उसे सम्मान की नजर से देखेगा। मू लेई को इतना क्रोधित देखकर कि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था, बड़े ने असंतुष्ट होकर उसे फटकारा, मू लेई, आज पारिवारिक प्रतियोगिता है। क्या तुम इतने महत्वपूर्ण अवसर पर खुद को शर्मिंदा करना चाहते हो? बुजुर्ग व्यक्ति ने ठंडे लहजे में कहा, अगर वह कभी प्रतिभाशाली था तो क्या हुआ? मैं तो बस इतना जानता हूं कि अब वह किसी काम का नहीं है। परिवार के लिए वह सिर्फ एक बेकार का कूड़ा है। परिवार निकम्मे लोगों का समर्थन नहीं करता। दूसरे बुजुर्ग ने जरा भी गरिमा नहीं दिखाए और कहा, तो चलिए तब तक इंतजार करते हैं जब तक आपका बेटा एक दिन वापस नहीं आ जाता। उस समय हम उसे फिर से काम पर रखने पर विचार करेंगे। हालांकि उनका मानना है कि मू यान वापस नहीं आ सकती। यदि कोई निकम्मा व्यक्ति जो साधना नहीं कर सकता परिवार छोड़ देता है, तो क्या मृत्यु के अलावा कोई और अंत हो सकता है? कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मू लेई को शांत होने के लिए राजी किया। कोई चारा नहीं था। मू लेई उन्हें केवल यही चेतावनी दे सकता था कि वे मू यान के बारे में यूं ही बात न करें, अन्यथा उसे उसके खिलाफ हो जाने के लिए दोष मत देना। जब मंच पर झगड़ा चल रहा था, उसी दौरान परिसर में चल रही प्रतियोगिता भी अपने सबसे रोमांचक चरण पर पहुंच गई। अंत में बचे दो लोग वास्तव में मू टिंगटिंग और मू कुन ही थे। दोनों रिंग पर खड़े होकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। मेइटिंग, मैं अपने भाई पर दया नहीं दिखाऊंगा। मू कुन के सुंदर चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मू टिंगटिंग ने असंतोष से भरे अपने युवा लेकिन अभी आकार ले रहे शरीर को फुलाते हुए जोर से कहा,
कुन भाई, मेरी छोटी बहन भी अपनी पूरी कोशिश करेगी, आपका मान संभाल लीजिए। जैसे ही ये शब्द कहे गए, दोनों ने तुरंत कार्रवाई की और एक साथ लड़ाई शुरू कर दी। वे सभी स्वर्ग के गौरवशाली पुरुष हैं और उनकी लड़ाई वाकई रोमांचक है। उनके हर वार और हर गतिविधि में एक शक्तिशाली आभा है और यहाँ तक कि रिंग के ऊपर का आकाश भी थोड़ा विकृत प्रतीत होता है। मुजिया का शीर्ष प्रबंधन भी उनके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट है। दर्जनों राउंड के बाद मू टिंगटिंग धीरे धीरे पिछड़ती चली गई और अंत में मुकुन के मुके से रिंग से बाहर हो गई। मू परिवार की प्रतियोगिता अंततः सफलतापूर्वक समाप्त हुई। भाई कुन शक्तिशाली है, भाई कुन अजेय है। मैं आपको बता दूं, भाई कुन मू परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उनका प्रतिद्वंदी कौन है? टिंगटिंग भी अच्छी है, उसे दूसरा स्थान मिला। दर्शकों ने जयकारे लगाए। उस महान बुजुर्ग के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी और उनकी आकृति पलक झपकते ही रिंग पर प्रकट हुई और मू कुन के पास आ गई। इस साल की पारिवारिक प्रतियोगिता मू कुन ने जीती है, बड़े बुजुर्ग ने जोर से घोषणा की। दर्शकों की जयकार और भी अधिक उत्साहपूर्ण हो गई। मू कुन ने गर्व से अपना सिर उठाया और अपने ही जयकारों और चीखों को स्वीकार किया। परिवार में नंबर 1 होने का एहसास कैसा है? मुझे आश्चर्य है कि जब मू यान वापस आएगा और देखेगा कि उसका पूर्व छोटा भाई परिवार में नंबर 1 बन गया है तो वह क्या सोचेगा। मू कुन को अचानक ये बात याद आ गई। अपनी ताकत के बल पर वह मू यान को बुरी तरह हराने में सक्षम था। उन दोनों की पहचान और ताकत में अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुके थे। वह सचमुच आशा करता है कि मू यान वापस आ सके ताकि वह पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति के सिर पर पैर रख सके और आनंद का अनुभव कर सके। मू लेई भी उस समय दूर से इस जीवंत दृश्य को देख रही थी और उसके मन में अनिच्छा का भाव था। अगर यानर के साथ कुछ भी गलत नहीं होता है तो मंच पर अभी वही खड़ा होना चाहिए, है ना? इसी क्षण आकाश से एक परिचित आवाज सुनाई दी। क्या सब लोग यहाँ हैं? मू यान के वापस आने में अभी देर नहीं हुई है। यह आवाज सबके कानों में पड़ी, जिससे सब लोग हैरानी से इधर उधर देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये मू यान की आवाज हो। मू यान। मू कुन चौंक गई और आवाज के स्रोत को खोजने के लिए हर जगह देखने लगी। क्या वह सचमुच वापस आ गया है? मू टिंगटिंग के कोमल चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव प्रकट हुआ। मू लेई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर खुशी से झूम उठा। उसे भ्रम नहीं हो रहा था, बल्कि उसने सचमुच अपने बेटे की आवाज सुनी थी। कुछ ही देर में चरवाहों ने आकाश से 2 आकृतियों को तेजी से नीचे गिरते देखा। जब वे जमीन पर गिरने ही वाले थे, अचानक उनके शरीर गिरे हुए पत्तों की तरह हल्के हो गए और वे स्थिर खड़े हो गए। सामने खड़ा युवक मू यान के अलावा और कौन हो सकता है? इस परिचित और आकर्षक चेहरे को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और पुष्टि कर गए कि मू यान वास्तव में वापस आ गया है। मू यान ने परिचित परिवार को देखा और उसके दिल में थोड़ी भावुकता उमड़ आई। वह आखिरकार वापस आ गया था और इस बार वह अपने ऊपर लगे उपहास और शर्म को पूरी तरह से मिटाना चाहता था। हे महान बुजुर्ग, आपकी आंखें इतनी चौड़ी क्यों हैं? क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं? मू यान ने थोड़ी सी ठंडक के साथ चिढ़ाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी चमक के साथ कहा, तुम वापस क्यों आ रहे हो, बच्चे? तुम पारिवारिक प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं हो। इसके अलावा पारिवारिक प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। तुम्हें वापस आकर खुद को शर्मिंदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अध्याय 9। यहाँ सब लोग बेकार हैं। मू यान अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उसने मू कुन पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने मू कुन की ओर देखा और कहा, शाओ कुन, तुम वाकई अच्छे हो। तुमने पहला स्थान प्राप्त किया। शाओ कुन नाम सुनते ही मू कुन का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। मू यान उसे पहले इसी नाम से पुकारता था, लेकिन अब जब वह अपने परिवार का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो मू यान को उसे इस नाम से पुकारने का क्या अधिकार है? मू यान, इतनी धृष्टता मत करो। भाई कुन परिवार में नंबर 1 है। तुम खुद को क्या समझते हो? मू परिवार के सदस्य के रूप में चैंपियन को देखते ही आप तुरंत सलाम क्यों नहीं करते? उसके आसपास मौजूद युवक मू यान पर गुस्से से चिल्लाने लगे। उनमें से कई ऐसे थे जो मू कुन का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते थे और बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। चैंपियन शियाओ कुन, तुम मुझे हरा भी नहीं सकते और खुद को चैंपियन कहने की हिम्मत कैसे करते हो? मू यान ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा। उसके शब्दों ने सबको चौंका दिया और गुस्सा दिला दिया। इस हारे हुए व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई चैंपियन से बदतमीजी से बात करने की? क्या उसे अपनी औकात का पता नहीं? मू कुन भी गुस्से में बोला, मू यान, यह मत सोचो कि तुम अब भी पहले की तरह प्रतिभाशाली हो। कृपया अपनी पहचान का ध्यान रखो। अगर तुम नाखुश हुए तो हम तुम्हें सच्चाई दिखा देंगे।
वह लंबे समय से उस पूर्व प्रतिभाशाली व्यक्ति को सबके सामने अपमानित करना चाहता था। मु लेई को मु कुन की योजना का पता था और वह तुरंत अपने बेटे का समर्थन करने के लिए मुयान के बगल में आ गया। मेरा बेटा अभी अभी लौटा है और आप जानते हैं कि वह आप जितना ताकतवर नहीं है। अगर कोई मेरे बेटे को फिर से परेशान करना चाहे तो मुझे बदतमीजी करने के लिए दोष मत देना। मु लेई अपने बछड़े की बहुत रक्षा करता है। जिस समय मु यान अशक्त हो गया था उस दौरान वह पारिवारिक कार्यों में व्यस्त था, जिससे उसे यह महसूस हुआ कि वह अपने बेटे की रक्षा करने में विफल रहा। मैं अपने बेटे का बहुत ऋणी हूँ। अब कोई भी उसके बेटे को तंग नहीं कर सकता। मु कुन ने सिर ऊंचा करके कहा, अंकल लेई, ऐसा नहीं है कि मैं उसे धमकाना चाहता हूँ, बल्कि वह मुझे उकसा रहा है। श्याओ कुन, तुम बहुत बातें करते हो। मैं तुम्हें पहले भी हरा सकता था और अब भी हरा सकता हूँ। मु यान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। इतना कहते ही वह उछलकर रिंग में आ गया। यानर, मु लेई थोड़ी चिंतित थी। उसे डर था कि मु यान मु कुन के उकसावे में ना जाए। मु कुन पहले से ही नींव निर्माण के छठे स्तर पर है और उसकी ताकत असाधारण है। मु यान चाहे कितनी भी बार अभ्यास कर ले, वह मु कुन की बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन मु यान ने उसे आश्वस्त करने वाली नजर से देखा और वह कुछ और नहीं कह सका। क्या तुम सच में यहाँ आने की हिम्मत करते हो? तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। मु यान को अखाड़े में आते देख मु कुन ने क्रूर मुस्कान बिखेरी। अब वह अंततः मु यान को अपने पैरों तले रौंद सकता था। मु यान ने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कचरा तो कचरा ही रहता है, चाहे वह कितना भी चिल्लाए। इन शब्दों से मु कुन बेहद क्रोधित हो गया। एक महान योद्धा को कचरा कहा गया। तुम किसे कचरा कह रहे हो? मु कुन के शरीर में व्याप्त ऊर्जा क्रोध से फट पड़ी, जिससे एक तेज हवा का झोंका अखाड़े में फैल गया। अरे, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें निशाना नहीं बना रहा हूं, मैं बस इतना कह रहा हूं। यहां सब बेकार हैं। मु यान ने नीचे खड़े सभी युवाओं को एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ देखा, लेकिन उनके शब्दों ने सभी को पूरी तरह से नाराज कर दिया। तुम इतने अहंकारी हो कि तुम्हें ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हम बेकार हैं? यह मत सोचो कि हम तुम्हें हरा नहीं पाएंगे क्योंकि तुम सुंदर हो। तुम खुद को क्या समझते हो जब तुम ऐसे घमंडी शब्द बोलते हो? तुम एक हारे हुए इंसान हो जो अभ्यास भी नहीं कर सकता। निश्चित रूप से अचानक दर्शकों के बीच से अनगिनत गालियां निकलने लगीं और हर कोई धार्मिक आक्रोश से भर गया और राहत की सांस लेने के लिए मु यान को बेरहमी से पीटना चाहता था। उन सभी को लगता था कि मु यान का दिमाग खराब हो गया है, और फिर भी वह सोचता था कि वह अतीत में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसका सभी सम्मान करते थे। समय बर्बाद मत करो, सब लोग एक साथ आओ। मु यान जोर से हंस पड़ी। वह किसी एक को हराने के लिए नहीं, बल्कि सबको हराने और सबको ये बताने के लिए लौटा था कि वह बदल गया है। उनकी बात सुनकर सब लोग हंगामा करने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या उसने सचमुच एक साथ सबको चुनौती दी? क्या सचमुच आपके दिमाग में पानी नहीं है? नींव रखने के चरण में काम कर रहे दर्जनों बलवान पुरुष उस पर टूट पड़े और उनमें से एक को एक ही थप्पड़ से पीट पीट कर मार डाला जा सकता था। उसने ऐसे क्रूर शब्द क्यों कहे? मु लेई भी चिंतित थी। उसे डर था कि मु यान अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। इस समय तक कई युवक रिंग पर कूद चुके थे। पहले समूह के बाद सभी एक एक करके रिंग पर कूद गए और मु कुन के पीछे खड़े हो गए। यहां तक कि म्यू टिंगटिंग भी उनमें से एक थी। मु यान, क्यों परेशान हो रही हो? इससे तुम्हें केवल अपमान ही मिलेगा। मु टिंगटिंग ने मु यान से बेहद निराश होकर अपना सिर हिलाया। उसकी नज़र में जो एक उत्साही और प्रतिभाशाली लड़का था, वह आखिर कैसे एक अक्षम, अहंकारी और मूर्ख व्यक्ति में बदल गया जैसा कि वह अब है। क्या आप सिर्फ एक सांस के लिए सबको चुनौती देने का वादा करते हैं? कोई भी समझदार इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता। वह मु यान की बहुत प्रशंसा करती थी और बस उसकी अनुयायी थी। अब उसे खुशी है कि वह मु यान से दूर है। ऐसा मूर्ख व्यक्ति उसकी प्रशंसा और प्रेम के योग्य नहीं है। इसके अलावा वे पहले से ही एक ही तरह के लोग हैं और उनका एक ही दुनिया से संबंधित होना तय नहीं है। इस समय मु यान रिंग में अलग थलग और असहाय महसूस कर रहा था, मानो वह अकेले ही पूरी दुनिया से लड़ रहा हो। हालांकि उसका शरीर सीधा था और उसके होठों पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती थी। बाहरी लोगों को लगता था कि वह मौत को गले लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। मु कुन सबका नेता बन गया और उसके चेहरे पर गर्व और अहंकार का भाव और भी बढ़ गया। देखा तुमने, अब मु परिवार में अंतिम निर्णय मेरा है और तुम्हारी कोई गिनती नहीं। अब घुटने टेककर अपनी गलती स्वीकार करो, तब मैं तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकती हूँ। मु कुन जोर से हंस पड़ा।
उसकी बातें सुनकर मू यान को बेहद बचकाना और हास्यास्पद महसूस हुआ। मू परिवार क्या है? कुनलुन पवित्र भूमि की तुलना में यह एक बाल के बराबर भी अच्छा नहीं है। पहचान और प्रतिष्ठा के मामले में कुनलुन पवित्र भूमि के प्रमुख शिष्य के रूप में वह मू परिवार से कई गुना ऊंचा है। उनके लिए वह छोटा चरवाहा परिवार लंबे समय से उपेक्षित रहा है। मैं आपको सीधे तौर पर मिलकर काम करने का मौका भी दूंगा, अन्यथा मुझे डर है कि आपको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा। मू यान का लहजा अब भी शांत था और उसे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसकी स्थिति खतरनाक है। उसके उदासीन रवैये से मू टिंगटिंग का सब्र टूट गया। वह आंखों में निराशा लिए खड़ी हो गई। मू यान, क्या तुम सबकी हंसी का पात्र बनना चाहती हो? ठीक है, मैं पहले तुमसे बात कर लूं और तुम्हें बता दूं कि वास्तविकता कितनी कठोर है। ये सब कहने के बाद मू टिंगटिंग कार्रवाई करने ही वाली थी, लेकिन मू यान ने उसे रोक दिया। मू यान ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैंने तुम्हें साथ आने के लिए कहा था, क्या इसलिए कि तुम लोगों के शब्दों को समझ नहीं सकते? महान बुजुर्ग का चेहरा उदास था। जब से ये लड़का आया है तब से वह बहुत घमंडी हो गया है और बार बार घमंडी बातें करता रहता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा? वो तो बिल्कुल पागल है। वो जो कहता है वही करो, सब मिलकर काम करो, कोई पीछे मत हटना। बुजुर्ग व्यक्ति ने भावहीन होकर आदेश दिया। उसके शब्दों से सबने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और यहाँ तक कि उनकी मुस्कान भी और अधिक उग्र हो गई। आखिर मू यान खुद मौत को गले लगा रहा था, तो वह उन्हें दोष कैसे दे सकता था? अज्ञानी व्यक्ति। मू कुन ने तिरस्कारपूर्वक नाक सिकोड़ी, फिर अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके मू यान को मार डाला। मू टिंगटिंग की आंखों में भी निर्ममता झलक रही थी और वह अपने हमलों में बेरहम थी। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दे कि वह अपने पिता के हत्यारे से लड़ रही थी। शेष लोगों ने भी कट्टरपंथी रवैये के साथ कार्रवाई की, बार बार तरह तरह के हथकंडे अपनाए और अराजक ऊर्जा ने पूरे मू परिवार परिसर को घेर लिया। जब फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट चरण में दर्जनों शक्तिशाली पुरुष एक साथ कार्रवाई करते हैं तो दृश्य इतना भयावह होता है कि यहाँ तक कि जो लोग अभी अभी गोल्डन कोर चरण में प्रवेश कर चुके हैं वे भी पीछे हट जाएंगे। लेकिन मू यान को किसी तरह का खतरा महसूस नहीं हुआ और वह स्थिर खड़ी रही। दर्शकों में बैठे मू लेई का दिल धड़क रहा था। वह हमेशा अपने बेटे को बचाने के लिए तैयार रहता था। जब सभी को लगा कि मू यान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तभी उसके शरीर से एक और भी भयानक आभा फूट पड़ी। इस सांस में अत्यधिक गर्मी भी होती है। इस आभा को महसूस करने वाले सभी लोग चौंक गए और सब ऐसे चिल्लाए जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। गोल्डन एलिक्जिर स्टेज। अध्याय 10 चैंपियन। क्या कुनलुन पवित्र भूमि के महान शिष्य के लिए ये दुर्लभ है? वहां मौजूद हर कोई मू यान को बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था और उनके दिलों में उमड़ता सदमा तूफानी समुद्र की तरह लहरें मार रहा था। मू यान गोल्डन कोर स्टेज में एक शक्तिशाली व्यक्ति कब बना? मू परिवार में गोल्डन कोर चरण में केवल 1 दर्जन ही शक्तिशाली पुरुष हैं। क्या विदेश में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें सचमुच कोई रोमांचक अनुभव हुआ था? मू लेई इतना उत्साहित था कि वह आसमान की ओर देखकर चिल्लाना चाहता था। उसका बेटा कोई निकम्मा या बेकार इंसान नहीं था, बल्कि गोल्डन कोर स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। पलक झपकते ही मू यान के हाथ में आग का एक गोला प्रकट हुआ और आसपास की हवा का तापमान अचानक बढ़ गया। वह सीधे भीड़ में घुस गया और एक अद्वितीय रवैये के साथ युवा चरवाहों के एक बड़े समूह के बीच से निकल गया। धधकती लपटें मानो अग्नि ड्रैगनों में परिवर्तित हो गईं, जो रिंग पर आगे पीछे टकरा रही थीं और अद्भुत ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थीं। गोल्डन कोर स्टेज पर ताकतवर पहलवानों का सामना करते हुए इन नौजवानों का घमंड टूट पड़ा। एक ही वार में वे बुरी तरह हार गए और अंततः रिंग से बाहर हो गए। मू टिंगटिंग को अचानक अपने चेहरे की ओर आती हुई एक अभूतपूर्व प्रचंड ज्वाला का आभास हुआ। उसने अचेतन रूप से अपनी तलवार घुमाकर प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन तलवार की तेज रोशनी के आगे वह कमजोर प्रतीत हुई। उसे एक अग्नि ड्रैगन ने उड़ा दिया और वह जमीन पर बुरी तरह गिर पड़ी। उसके मुंह से खून का एक बड़ा घूंट निकल गया। उसकी ताकत में क्या बदलाव आ रहा है? वह इतना ताकतवर कैसे हो गया? मू टिंगटिंग का दिल भय, संदेह और अविश्वास से भर गया था। उसके लिए मू यान अब वह प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जिसकी वह पूजा और प्रेम कर सके। वे दोनों बिल्कुल भी एक ही स्तर के नहीं हैं। हालांकि जब उसने मंच पर चमकदार लपटों से घिरी उस लंबी आकृति को देखा तो उसे अचानक बहुत पछतावा हुआ। क्या ये कहा जा सकता है कि पूर्व प्रतिभावान व्यक्ति अपने सिंहासन पर लौट आया है? क्या वह एक बार फिर से चमक उठेगा और सबको दबा देगा? अगर ऐसा है तो क्या आपका चुनाव गलत चुनाव साबित हो गया है?
मुकुंद की छाती पर भी ज्वाला का प्रहार हुआ। भीषण बल और तापमान के कारण उसकी आधी जान निकल गई। उसका पूरा शरीर एक कपड़े के बोरे की तरह उड़ गया और दूर स्थित एक विशाल खंभे को तोड़ते हुए रुका। खांसी खांसी, वह बड़ी मुश्किल से खंडहरों से बाहर निकला, अपने धंसे हुए सीने को बाएं हाथ से पकड़े हुए। मु यान को देखते ही उसकी आंखों में भय और सदमा छा गया। क्या उसकी ताकत वापस आ गई है? नहीं, वह पहले से भी ज्यादा मजबूत है। मुकुंद को ऐसा महसूस हुआ कि वह मु यान के सामने एक चींटी की तरह कमजोर और असुरक्षित है। भयानक लपटें सब कुछ जला देने में सक्षम प्रतीत हो रही थीं। बस पास जाने से ही उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट हो जाती। उसके मन में एक बार फिर मु यान के प्रभुत्व में आ जाने का भय उमड़ आया। मंच पर मौजूद ज्वलंत आकृति ऐसी लग रही थी मानो प्राचीन अग्नि देवता जीवित हो उठे हों। उनके पूरे शरीर पर अत्यधिक गर्मी और अजेयता की आभा छाई हुई थी। मेरी हार हुई। उसे पता नहीं था कि डर, अनिच्छा या दर्द के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। खून का एक और घूंट उसके मुंह से निकला और वह तुरंत बेहोश हो गया। क्या पहले और दूसरे बुजुर्ग अब और शांत नहीं बैठ सकते थे? उनके नीचे की कुर्सियां हिलकर चूर चूर हो गईं और उनकी आभाएं और भी अधिक अस्त व्यस्त हो गईं। वे मु यान को हैरानी से घूर रहे थे, मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। उनकी नज़र में मु यान अभी भी एक निकम्मा व्यक्ति है, और वह अभी भी एक ऐसा निकम्मा व्यक्ति है जो केवल बकवास करना जानता है और परिवार पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नींव बनाने वाली दर्जनों शक्तिशाली संस्थाओं की घेराबंदी का सामना करते हुए उसकी मृत्यु केवल दयनीय ही होगी। लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि मु परिवार के सभी युवा एक ही मुकाबले में पराजित हो जाएंगे। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली मु टिंगटिंग और मु कुन भी पूरी तरह से पराजित हो गए। हालात इतनी तेजी से बदले कि वे प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए और मु यान ने अकेले ही अखाड़े को खाली करा दिया। मु परिवार के बाकी छोटे बच्चे अपना मुंह चौड़ा करके खड़े रह गए और लगभग अवाक रह गए। पिछले कुछ वर्षों में निकम्मे के रूप में मु यान की छवि लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गई है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे उसे नीचा समझते हैं और सोचते हैं कि केवल मु कुन ही नंबर 1 है। लेकिन अब बच्चों के दिलों में बसी सबसे शक्तिशाली आदर्श मु यान के सामने इतनी कमजोर साबित हुई और उनके दिलों में बसी अजेय छवि पल भर में चकनाचूर हो गई। 5 और 6 साल के बच्चे तो मानसिक रूप से टूट गए और मौके पर ही फूट फूट कर रोने लगे। इसका उनके युवा मन पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ेगा। केवल मु लेई ही खुशी से हंस रहा था और सुनहरी रोशनी में परिवर्तित होकर मु यान के बगल में प्रकट होने के लिए इतना बेताब था कि वह इतना उत्साहित था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता है, मेरा बेटा बिल्कुल भी हारा हुआ नहीं है। अब कौन ये कहने की हिम्मत करता है कि मेरा बेटा मु यान हारा हुआ है? मु लेई ने बड़े गर्व से आसपास के वातावरण पर दहाड़ मारी और वह निश्चित रूप से अपने अंदर वर्षों से जमा हुए सारे क्रोध और शिकायतों को बाहर निकालना चाहता था। तथ्यों ने साबित कर दिया है कि उनका बेटा न केवल बेकार नहीं है, बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इतनी कम उम्र में किस परिवार को इतना सुनहरा दौर देखने को मिला है? मु लेई की आंखों में उपहास और चुनौती का भाव था। उसने महान बुजुर्ग की ओर देखते हुए ऊंची आवाज में पूछा, महान बुजुर्ग, यान र ने अकेले ही सबको हरा दिया। आप उसे विजेता कैसे मानते हैं? वरिष्ठ बुजुर्ग, प्रथम बुजुर्ग, द्वितीय बुजुर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मिश्रित भावनाओं के साथ एक दूसरे को देखने लगे, ये तय नहीं कर पा रहे थे कि ध्यान दे या नहीं। मु यान का पुनः प्रकट होना उनके लिए एक करारा तमाचा था और कोई भी इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। हालांकि उनका रिकॉर्ड तो सभी के सामने स्पष्ट है। ये देखते हुए कि मु यान पहले से ही स्वर्णिम अमृत में एक शक्तिशाली व्यक्ति है और वास्तव में युवा पीढ़ी का नेतृत्व करने के लिए योग्य है, महान बुजुर्ग के पास ये कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मु यान की शक्ति अद्भुत है। वह पारिवारिक प्रतियोगिता का चैंपियन है। इसके बाद मु परिवार के सदस्यों ने चैंपियनशिप पुरस्कार ग्रहण किया। पहला डिब्बा खोला गया और उसके अंदर सुगंध से भरी एक नीली गोली पड़ी थी। ये तीसरी श्रेणी की बहुमूल्य जुवान किंग डैन थी। वन्य अमरलोक में अमृतों का स्तर सबसे निम्न होता है। स्तर जितना ऊंचा होगा, अमृत उतना ही कीमती होगा। स्वर्ण अमृत की खोज में नए लोगों के लिए तीसरे स्तर के अमृत अत्यंत मूल्यवान होते हैं। दूसरा डिब्बा एक जैद की पर्ची है, जिसमें उन कौशलों का रिकॉर्ड है जिनका अभ्यास केवल पिछली पीढ़ियों के परिवार के मुखिया ही कर सकते थे, जो कि जुबान स्तर के कौशल हैं। बड़े संप्रदायों में रहस्यमय स्तर के कौशल शायद कोई बड़ी बात न हो, लेकिन मु परिवार जैसे छोटे परिवार के लिए वे बेहद मूल्यवान हैं, क्योंकि चरवाहों का एक विशाल बहुमत केवल निम्न स्तर के आध्यात्मिक कौशल का अभ्यास कर सकता है।
तीसरे बक्से में छिपा खजाना एक ठंडी रोशनी वाली लंबी तलवार है और इसकी श्रेणी एक रहस्यमय हथियार के स्तर तक पहुंच गई है। जिस प्रकार जुबान स्तर के कौशल अनमोल हैं, उसी प्रकार मुंह परिवार में केवल 5 से भी कम जुबान हथियार हैं। नींव निर्माण के चरण में मौजूद युवाओं की तो बात ही छोड़िए, महान बुजुर्ग जैसे अनुभवी दिग्गज भी एक साथ इतने सारे पुरस्कार पाकर उत्साहित होंगे। मुलेई भी तीनों खजाने देखकर बेहद उत्साहित हो गया। इन तीनों खजानों की मदद से यान एयर की शक्ति निश्चित रूप से और भी बढ़ जाएगी। मु यान, अपना पुरस्कार स्वीकार करो। भविष्य में तुम मु परिवार को और ऊंचाइयों पर ले जाओगे और सर्वोच्च गौरव प्राप्त करोगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने भावहीनता से उसे याद दिलाया। उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से लगता था कि उनकी अपनी स्वार्थपरता और पसंद कभी भी उनके परिवार के भाग्य पर हावी नहीं हो सकती। मु यान वास्तव में परिवार के भावी नेता बनने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। सभी की निगाहें एक बार फिर मु यान पर टिकी थीं। सब उनके द्वारा इस सम्मान को स्वीकार करने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मु यान के होठों के कोने पर एक व्यंग्यपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण मुस्कान उभर आए। उसने ठंडे स्वर में कहा, चैंपियन, मुझे परवाह नहीं, ये सब बातें मेरी नजरों में भी नहीं आ सकती। वह चैंपियनशिप के लिए वापस नहीं आया। इसके अलावा कुनलुन पवित्र भूमि के शीर्ष शिष्य के रूप में उसके द्वारा विकसित कौशल और उसे प्राप्त संसाधन, विशेष रूप से उसके सामने पड़े ये फटे पुराने कपड़े, अतुलनीय हैं। अगर तुम खुद इस कचरे को इकट्ठा करोगे तो मालिक की नजरों से तुम्हारी इज्जत खराब हो जाएगी। उनके इस फैसले ने सबको चौंका दिया। माहौल फिर से ठंडा पड़ गया, चारों ओर सन्नाटा छा गया और उनकी आंखों में हर भाव में आत्मसंदेह झलक रहा था।